वो करोड़ों के जाली स्टैम्प पेपर घोटाले के किंगपिन अब्दुल करीम तेलगी के वकील थे। उन्होंने अदब को भी देखा और अपराधियों को भी। हाल ही में उन्होंने उर्दू के पल्प के हीरो इब्ने सफी से जुड़ी दुनिया की सैर की और उन पर एक शानदार विशेषांक बनाया। पल्प पॉडकास्ट सीरीज के उरूज पर यशवंत व्यास से मिले क्रिमिनल लॉयर अब्दुल रहमान। अगर मैं क्रिमिनल लॉयर ना होता तो क्रिमिनल होता। न्यूयॉर्क जाने के लिए प्लेन में बैठे कैप्टन हमीद और कासिम, उसके बाद इनको वायरलेस पर एक मैसेज मिला। पायलट ने आकर कहा आपका एक वायरलेस मैसेज है। तो वो फरीदी का मैसेज था कि तुम ऐसा करो मैड्रिड में उतर जाओ। अच्छा। और अब वो कासिम से कहते हैं कि तुम कहाँ तक जाओगे? भाई मैं तो मैड्रिड में उतर जाऊंगा। अब प्लेन ना हुआ, कोई बस हो गई कि साहब कह दिया वही ठहरा हमारा फन असरार, जो कह ना पाए न जाने वो चीज क्या होती। क्या बात है। रहमान साहब, आप जो है एक बहुत ही दिलचस्प पर्सनैलिटी हैं। बहुत बड़े क्रिमिनल लॉयर, फिर उसके बाद उर्दू अंग्रेज़ी सबके विद्वान, और अभी आपने इब्ने सफ़ी पे नंबर निकाला। हम बात शुरू करते हैं कि आप आखिर वकील बने क्यों और वो क्रिमिनल लॉयर ही क्यों बने? देखिए, मैं आपसे सच बोलूँगा, अगर मैं क्रिमिनल लॉयर ना होता तो क्रिमिनल होता। क्योंकि क्राइम में बहुत रुचि थी, और लेकिन इसकी एक बहुत छोटी सी वजह भी थी। एक बहुत छोटा सा कारण था। छोटा सा इस सेंस में कि उसको कोई टेक्निकल किस्म का रीज़न नहीं समझा जा सकता। वो ये था कि स्कूल के ज़माने से ही रीडिंग हैबिट थी, शुरू से ही थी। उर्दू में भी अंग्रेज़ी में भी पढ़ता था। 8th क्लास के बाद से तो अंग्रेज़ी में बहुत पढ़ता था, बाद में इंग्लिश लिटरेचर में ही एमए किया था। तो अर्ल स्टैनले गार्डनर एक अमेरिकन लॉयर था जिसने नॉवेल लिखे, और जिसका एक कैरेक्टर था, उसके नॉवेल्स का जो कैरेक्टर था पैरी मेसन, वो बेसिकली वकील था। लेकिन वो अपने पास आने वाले बहुत सारे ऐसे बहुत पेचीदा किस्म के मुकदमे, ख़ास तौर पर ऐसा पेचीदा मुकदमा जिसमें कोई आदमी, कोई इनोसेंट आदमी इन्वॉल्व हो गया है या कर दिया गया है, उस मिस्ट्री को वो सॉल्व करता था। तो वो एक ही समय में वकील भी था और जासूस इन्वेस्टिगेटर भी था। तो सबसे इन दोनों चीज़ों में रुचि थी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा। एस्पिनाज में भी, जासूसी और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, और लॉ में भी। और ये पैरी मेसन के नॉवेल पढ़कर अंदाज़ा हो गया कि ये दोनों शौक़ पूरे हो सकते हैं अगर मैं वकील बन जाऊं, क्योंकि फिर मैं क्रिमिनल ट्रायल करूंगा। वही मैंने किया आपने। तो पहला मुकदमा कौन सा था जिसको कि आपने सबसे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं बड़े शौक़ से वकालत शुरू की, लेकिन जो पहला मुकदमा मुझे मिला वो डिवोर्स का था। 30 दिल्ली की 30,000 कोर्ट से पहले पूरी दिल्ली में एक ही कोर्ट होती थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो 30,000 में थी। पूरी दिल्ली एक जुडिशल डिस्ट्रिक्ट थी। अब तो 11 हैं। तो मेरा घर भी 30,000 के करीब था, तो 30,000 से प्रैक्टिस शुरू की। हाँ, एक सीट लगाई थी सबसे पहले। और तो मेरे पास एक, ये भी एक इंटरेस्टिंग वाक़या है वैसे, कि एक शख्स आया, हम ओपन में बैठते थे, वहाँ ऊपर पुलिस चौकी थी 30,000 में, उसके नीचे सीट, बहुत सारी मेज़ें और कुर्सियाँ लगी हुई थी वकीलों की। तो मैंने देखा एक शख्स, काफ़ी देर से मैं देख रहा था, वो इधर से उधर टहल रहा था मेज़ों के बीच में इधर। थोड़ी देर बाद वो मेरे पास आया और मुझसे कहा मैं बैठ सकता हूँ? मैंने कहा बैठिए। उसने कहा कि मैं अपना एक केस डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे। मैंने कहा कीजिए। तो वो नेवी का एक ऑफिसर था और डिवोर्स का मामला था। वो डिवोर्स देना चाहता था अपनी वाइफ को। सुनकर मशवरा भी दे दिया और बता भी दिया कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन मैं क्यूरियस था
बारे में, अच्छा वेल ड्रेस, बड़ा हैंडसम आदमी था वो। मैंने कहा आपको मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, आप इधर उधर घूम रहे थे, आप मेरे ही पास क्यों आए? अच्छा। तो कहने लगा रहमान साहब मैं ऑब्जर्व कर रहा था वकीलों को, उनके चेहरे से मुझे आपके चेहरे पर काबिलियत भी नज़र आई, ईमानदारी भी नज़र आई। वाह। मैंने कहा भाई अभी हाल ही में प्रैक्टिस शुरू की है, हो सकता है बाद में ईमानदारी ना रहे चेहरे पर। लेकिन वो बहुत दिलचस्प रहा मुकदमा। खैर वो हो गया था, तो होना ही था। उस ज़माने में हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर में जो यानी हिंदू डिवोर्स बहुत टाइम लेती थी, कई बरस लग जाते थे। तो अपराधियों का पहला मुकदमा कौन सा था आपका? अपराधियों का पहला मुकदमा भी बहुत दिलचस्प था, और वो भी सुन लीजिए। और वो बल्कि आपको एक पत्रकार की हैसियत से बड़ी दिलचस्प लगेगी बात कि उस ज़माने में प्रिवेंटिव अरेस्ट तो होता नहीं था, होता था तो पॉलिटिकल लेवल पर होता था। पुलिस ये करती थी कि किसी भी त्यौहार से पहले, तीज त्यौहार से पहले या किसी स्पेशल ओकेजन से पहले या रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे से पहले अपने अपने इलाके के जो बैड कैरेक्टर्स होते थे उनको पकड़ के डाल देती थी अंदर कि ये कोई शरारत ना करें। वही उनका प्रिवेंटिव अरेस्ट था। क्योंकि उस वक्त पुलिस रूल्स में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस, कि आपने अपराध रोकने की जो, क्योंकि देखिए बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि पुलिस का असल काम अपराधी को पकड़ना नहीं है, उसका काम है अपराध ना होने देना। उसको प्रिवेंटिव एक्शन कहते हैं पुलिस का। तो वो उनके प्रिवेंटिव एक्शन में काउंट होता था। वो शाम को एसपी को और बाद में डीसीपी के लाया, रिपोर्ट चली जाती थी कि साहब आज हमने इतने बैड कैरेक्टर्स पकड़े, अरेस्ट किए, अंदर डाल दिए। अब उनको अरेस्ट करने के लिए बहाना भी चाहिए। कैसे आप किस जुर्म में उसको, किस इल्ज़ाम में अरेस्ट करेंगे? तो पुलिस के पास सिर्फ दो चीज़ें थी, या तो उनके पास से वो रामपुरी चाकू की बरामदगी दिखाते थे जिसका पोजेशन इलीगल था आर्म्स एक्ट में। तो वो आर्म्स एक्ट के सेक्शन 25 के सब सेक्शन 54 के सब सेक्शन 59, रूल 59 के अंडर में वो अरेस्ट होता था। तो उसको हम लोग कहते थे 25-54-59। अच्छा। कि भाई 25-54-59 में अरेस्ट कर लिया तो हम समझ जाते थे भाई चाकू का केस डाला इसके ऊपर। या उसके पास से थोड़ी छोटी मोटी क्वांटिटी में चरस वगैरह बरामद दिखा दी। अगर वो चरस पीता है, पुलिस को तो पता होता था कौन कौन चरस, उस ज़माने में चरस ही सबसे बड़ी ड्रग थी। ये सब चीज़ें, मॉडर्न चीज़ें आई नहीं थी। तो ये 25-54-59 का मुकदमा मेरे पास आया। मेरे घर के करीब ही रहने वाली कोई फैमिली थी, उन्होंने सोचा ये करीब में रहने वाला वकील है, सस्ता पड़ेगा। वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बताया कि अगर कभी इस सब्जेक्ट पे आपसे बात हुई तो मैं आपको बताऊंगा कितना इंटरेस्टिंग होता था मामला, किस तरह पुलिस झूठा केस बनाती थी और किस तरह। उस वक्त 80 थाने थे दिल्ली में, अब तो 140 हैं शायद। और हर थाने में अगर आप 25-54-59 की FIR निकाल के देखें तो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली वही तहरीर मिलेगी, सिर्फ नाम पता दूसरा होगा। अच्छा। जैसे टेम्पलेट बना दी, एक टेम्पलेट बना दिया था। मतलब इसमें नाम डालो, सिर्फ इसका नाम डालो और इसको अंदर करो। तो साहब वो आए, उसने कहा कि साहब हमारे बेटे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और 25 चाकू। तो खैर वो जमानत हो गई। अब जो भी गिरफ्तार होता था आदमी तो चार्जशीट तो बनानी ही पड़ती थी पुलिस को, अगर उसको मुकदमा बनाया है तो। अब उसकी चार्जशीट, वो मैंने केस स्टडी किया, मैं समझ गया झूठा केस है और कैसे बनाया है। तो उसमें चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में, मुझे उस वक्त उनका नाम याद नहीं आ रहा, बहुत अच्छे आदमी थे और उस वक्त वैसे जज बहुत अच्छे होते थे। तो मैंने उसमें ये पढ़ा, पुलिस ने FIR में ये लिखा था कि हमें इत्तला मिली, यानी खुफिया इत्तला मिली, सोर्स इन्फॉर्मेशन कहते हैं पुलिस वाले से, हमें खुफिया इत्तला मिली कि फिल्मिस्तान सिनेमा के सामने बाड़े का एक जेब कतरा खड़ा हुआ है और उसकी जेब में चाकू भी है। अच्छा। आगे और हालात थे लेकिन बस ये दिमाग में रखिए। तो जब चार्जशीट पेश हुई तो मैंने डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगा दी
डिस्चार्ज का मतलब ये होता है कि इस पर कोई मुकदमा नहीं बनता, इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उसको अभी छोड़ दिया जाए। बहुत कम केसेस में डिस्चार्ज होता है, लेकिन अगर हालात हों तो होता भी है। उस ज़माने में जज अपने काम में बहुत रुचि रखते थे, दिलचस्पी लेते थे, मेहनत भी करते थे। तो उसने हैरानी से मुझे देखा, उसने कहा मिस्टर रहमान ये आप डिस्चार्ज किस ग्राउंड पे मांग रहे हैं? मैंने कहा साहब सुन लीजिए, अगर आप कन्विंस हो जाएं तो उसको डिस्चार्ज कर दीजिएगा, वरना तो देख लेंगे हम मुकदमे में। चलो बताइए। मैंने कहा आप FIR पढ़िए। उसने फाइल खोली, FIR सामने है। मैंने कहा इसमें ये लिखा है कि हमें इत्तला मिली कि बाड़े का एक जेब कतरा फिल्मिस्तान सिनेमा के सामने मौजूद है और उसकी जेब में चाकू भी है। मैंने कहा हाँ ठीक है फिर। मैंने कहा चाकू का इल्ज़ाम सेकेंडरी है, प्राइमरीली ये कह रहे हैं कि मैं जेब कतरा हूँ। पहले आप ये साबित कीजिए कि मैं जेब कतरा हूँ, उसके बाद आएगी ये बात कि चाकू का इल्ज़ाम कितना ठीक है और कितना दुरुस्त है। अब उसने आईओ की तरफ देखा, एक सब इंस्पेक्टर था, उससे कहा कि भाई कन्विक्शन स्लिप है इसमें फाइल में, यानी ये कि कोई ऐसा सबूत है कि ये आदमी जेब कतरा है, इस पर कोई पहले मुकदमा चला हो या फिर, तो वो चुप, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। वही टेम्पलेट बनाई थी तो उन्होंने टेम्पलेट चिपका दी थी। उसको उसने बहुत डांटा। देखिए क्या ज़माना था, उस सब इंस्पेक्टर के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी पर बिठा दी गई। जब जज ने ऐसे रिमार्क्स लिखे उसके खिलाफ तो झूठा केस बनाया, उसको छोड़ दिया, उसी और डिस्चार्ज कर दिया मुलजिम को। तो हम बड़े सीना फुला के निकले कोर्ट से बाहर। ये था पहला मुकदमा। वाह। तो आपके मुकदमे जो भी रहे हों, अपराधियों से आप अलग अलग मिले, हम उन अपराधियों की बात भी करेंगे। लेकिन जैसे इब्ने सफ़ी साहब हैं, जी जी, आप तो पेरी मैसन सीरीज के दीवाने हैं, लेकिन इब्ने सफ़ी साहब के दीवाने बहुत हैं इस देश में। और उनका ये कहना था कि मैं ये जो जासूसी कहानियाँ लिखता हूँ जिसमें अपराध होता है, तो वो इसलिए लिखता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि लोग गुनाह करने से बचें और कानून के प्रति डर उनमें पैदा हो और एक अच्छी सोसाइटी बने, इसलिए मैं ये कहानियाँ लिखता हूँ। तो आपको लगता है कि इब्ने सफ़ी साहब उसमें कुछ कामयाब हुए? इसमें एक बात तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जब ये इलाहाबाद में इन्होंने, ये पार्टीशन से भी पहले इन्होंने बनाए थे निकट पब्लिकेशन हाँ, के नाम वही से। तो अब इसी बहाने हम ऐसा क्यों ना करें कि आपने चूंकि इब्ने सफ़ी पे अभी स्पेशल नंबर निकाला है तो उसका ही सिरा पकड़ा जाए। जी जी, कि आप इब्ने सफ़ी की तरफ कैसे पहुंचे, उसका स्पेशल नंबर कैसे प्लान किया, अच्छा, और फिर इब्ने सफ़ी साहब को आपने खोजते खोजते उन तक गाँव तक कैसे गए? देखिए मैं खुद इब्ने सफ़ी को पढ़ता था और बचपन से पढ़ता था और आज तक पढ़ता हूँ। यानी अब भी ये हालत है कि अगर सामने आ जाए कोई किताब, नावल इब्ने सफ़ी का, तो पढ़ना शुरू कर देता हूँ उठा के। हर किताब, 250 नावल लिखे उन्होंने जासूसी। शायद मैं तो कहूँगा कि 100 बार पढ़ ली होगी एक किताब। और यही हाल उन सब लोगों का है जो उनके चाहने वाले थे। तो दो बातें हुई। एक बात तो ये कि ये पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान चले गए थे और फिर पाकिस्तानी समझे गए। पार्टीशन के बहुत बाद में गए, 52 में। 52 में, हाँ। तो वहाँ इन पे काफ़ी काम हुआ, कई मैगजीन्स ने इन पे स्पेशल नंबर निकाले, 2-3 किताबें भी लिखी गई, सब कुछ। यहाँ नहीं हुआ कुछ भी। जबकि इब्ने सफ़ी के मैं समझता हूँ कि करोड़ों में तो होंगे चाहने वाले। और आज भी आपको देखिए, एक वक्त ऐसा था जब जासूसी नावल पढ़ना एक बुरी बात समझी जाती थी। हमने भी बचपन में छुप कर पढ़े हैं जासूसी नावल। तो कोई अच्छा राइटर, कोई अच्छा साहित्यकार ये मानने को तैयार नहीं होता था कि उसने इब्ने सफ़ी को पढ़ा है। मैं उर्दू की बात कर रहा हूँ। फिर एक ऐसा वक्त भी आया जो अभी 20 साल पहले की बात है कि जब इन लोगों ने उसकी इम्पोर्टेंस को माना कि इब्ने सफ़ी या जासूसी अदब कह लीजिए, क्राइम फिक्शन ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और जो कुछ ये फिनोमेनन था पूरा क्राइम फिक्शन का, तो उसमें इब्ने सफ़ी सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था। तो फिर लोग खुल के कहने लगे और फिर तो यहाँ तक नौबत आई कि आज भी अगर आप उर्दू के किसी
बड़े से बड़े प्रोफेसर या राइटर से पूछें इब्न सफ़ी का नाम लेकर तो वो खुले अल्फाजों में, खुले शब्दों में कहेगा कि मैंने तो उर्दू ही सीखी इब्न सफ़ी को पढ़कर। क्योंकि इब्न सफ़ी का लिखने का जो अंदाज था वो बहुत खूबसूरत था। जिन लोगों ने अंग्रेज़ी में नावल पढ़े हैं, थ्रिलर्स या डिटेक्टिव फिक्शन अंग्रेज़ी का पढ़ा है, उसको डिटेक्टिव फिक्शन के तौर पे इब्न सफ़ी इतना पसंद नहीं आएगा कि नावलों में जो प्लॉट होता था या जासूसी होती थी वो तो बहुत चाइल्डिश थी, बचकाना थी। लेकिन जो दो चीज़ें थी, जो कैरेक्टर उन्होंने क्रिएट किए वो, और जो लिखने का अंदाज था वो उस वक्त किसी का भी नहीं था। जो बड़े राइटर्स थे उर्दू के वो बड़े फॉर्मल किस्म की लैंग्वेज लिखते थे जो ज़रा सख्त भी होती थी, मुश्किल भी होती थी। और तो इब्न सफ़ी के कैरेक्टर्स कैसे होते थे, आप कुछ बताएंगे? हमीद के बारे में, इमरान के बारे में? देखिए, दो सीरीज़ इन्होंने, सबसे पहली जो सीरीज़ शुरू की निगत पब्लिकेशन ने वो थी जासूसी दुनिया। उसमें मेन कैरेक्टर्स जो थे जो जासूसी के वो थे कर्नल फरीदी और कैप्टन हमीद। लेकिन ये कर्नल और कैप्टन इनको ऑनरेरी रैंक्स बाद में दिए गए। शुरुआत में वो इंस्पेक्टर फरीदी और सर्जेंट हमीद थे। सर्जेंट उस ज़माने में सब इंस्पेक्टर के लेवल की चीज़ होती थी। सर्जेंट अभी होते शायद कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में। तो वो ये इंस्पेक्टर थे और इनकी बैकग्राउंड ये दिखाई इब्न सफ़ी ने कि ये बहुत बड़े ख़ानदान के, बहुत पैसे वाले, बड़े रिच किस्म के और हाईली एजुकेटेड, ऑक्सफोर्ड से पीएचडी किया हुआ है क्रिमिनोलॉजी में। और लेकिन इनको शौक़ है क्राइम से लड़ने का, जुर्म को ख़त्म करने का, मुजरिम को ख़त्म करने का। इसलिए वो इंस्पेक्टर जैसे मामूली ओहदे पर काम कर रहे हैं ताकि वो क्राइम से लड़ सकें। क्योंकि जो हाई रैंकिंग ऑफिसर्स होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं, उनका तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस होता है, इसलिए वो इंस्पेक्टर ही बने रहते हैं और अपनी तरक्की खुद ही रुकवाते रहते हैं कि मुझे तरक्की नहीं चाहिए, और अपने काम में, इन्वेस्टिगेशन वगैरह में अपना पैसा खर्च करते हैं। तो एक बड़ा आइडियल कैरेक्टर इंस्पेक्टर फरीदी, ऐसा आइडियल कैरेक्टर उन्होंने बनाया जो अच्छे, जो सीरियस लोग होते हैं उनको भी वो बहुत पसंद था। उसके साथ उनका जो असिस्टेंट है यानी हमीद, सर्जेंट हमीद, तो वो बड़ा हंसोड़ किस्म का और औरतों में बहुत दिलचस्पी लेने वाला। लेकिन औरतों में उसकी दिलचस्पी बस दोस्ती तक रहती है, इससे आगे यानी उन्होंने, देखिए एक छोटी सी बैकग्राउंड पहले मैं आपको बताऊं इब्न सफ़ी की, कि जब ये निगत पब्लिकेशंस कायम हुआ इलाहाबाद में तो इन लोगों का एक ग्रुप था राइटर्स का, जिसमें ये अब्बास सैनी थे, शकील जमाली थे, राही मासूम रज़ा थे, इब्न सईद थे, यानी जिनका नाम मुजाविर हुसैन है जो अभी ज़िंदा हैं, और जो अब्बास सैनी के बहनोई थे वो, और एक दो और राइटर्स थे। इनका पूरा ग्रुप था, बड़े सीरियस किस्म के राइटर्स थे ये। तो उस ज़माने में, अच्छा, निकत का माफ़ कीजिए, निकत इलाहाबाद में था जी। और क्या इसका एच व्हीलर के साथ कोई ताल्लुक? नहीं, वो मैं आई वॉज कमिंग टू दैट। मैं अभी वही बताने जा रहा था आपको कि जब उन्होंने शुरू किया अब्बास सैनी ने, तो उनको एक एडवांटेज बहुत बड़ा मिला। वो ये था कि उनके एक भाई थे जो एएच व्हीलर में डायरेक्टर थे। अच्छा। जिसकी वजह से उनका जो पहला एडिशन छपा जासूस दुनिया का, इब्न सफ़ी का नावल था दिलेर मुजरिम जी, जो दरअसल विक्टर गन का एक नावल है आयरन साइड्स लोन हैंड्स, उसका ट्रांसलेशन था। सिर्फ उन्होंने कैरेक्टर्स के नाम इंडियन कर दिए थे, बाकी कहानी प्लॉट सब वही था। वो एक तजर्बे के तौर पे एक्सपेरिमेंटली उन्होंने छापा था, लेकिन एडवांटेज ये मिला कि वो पहला ही एडिशन जो था 11,000 एच व्हीलर को गया, यानी वहाँ से डिमांड 11, क्योंकि एच व्हीलर सब जगह स्टेशन पर जी। और उसके बाद तो ये था कि 30,000 और 50,000 किताब एच व्हीलर के थ्रू बिकती थी। ये एक बहुत बड़ा उनको एडवांटेज था। अच्छा, तो इन लोगों ने एक बार मीटिंग की आपस में, जिसका रिकॉर्ड मौजूद है जी, कि भाई हमें नौजवानों को इस गंदे लिटरेचर से बचाना है। उस ज़माने में आमतौर पर फुटपाथ पर बिकने वाले जो नावल वगैरह थे वो सेक्स से रिलेटेड होते थे, यूं कहिए गंदे नावल,
यानी जिनके बेचने पर पुलिस अरेस्ट भी कर लेती थी कभी कभी। पब्लिशर के खिलाफ भी केस बन जाता था, राइटर के खिलाफ भी केस बन जाता था। गंदे नॉवेल वही वाहनवी वगैरह के नाम से लिखे जाते थे कि इस लिटरेचर से बच्चों को बचाना है। और ये पर्पस लेकर ये जो कानून की सुप्रीमेसी की और क्राइम से फाइट करने की और क्राइम के अगेंस्ट लिखने की, ये बात बाद में आई अच्छा सामने। लेकिन बेसिकली उन्होंने ये सोचा था कि ऐसा तफरीही अदब, अच्छा यानी एंटरटेन करने वाला लिटरेचर, ऐसा साहित्य जिससे कुछ एंजॉय करे आदमी, मज़ा ले, तफरी हो, और जो साफ सुथरा हो, साफ सुथरा, ऐसा सामने लाना चाहिए। तो उसको देखकर इससे पहले उर्दू में ज़फ़र उमर नाम के एक साहब थे जिन्होंने कोशिश की थी। आर्सीन लुपां एक कैरेक्टर है, फ्रांसीसी एक ऑथर था, उसके नावलों का तर्जुमा मुंशी तीरथराम फिरोजपुरी ने किया। कम से कम 100 नावलों का तर्जुमा किया जो उर्दू में छपे और पढ़े जाते थे। तो ये भी देख लिया गया कि इस टाइप के नावल यानी जासूसी नावल की तरफ ज़्यादा झुकाव है, पढ़ने वालों का ज़्यादा उसमें रुचि है। तो जासूसी नावल लिखे जाएं ऐसे जो साफ़ सुथरे हों और इस गंदे साहित्य से, इस गंदे लिटरेचर से हटाया जाए नई नस्ल को। यहाँ से शुरुआत हुई थी, मीटिंग में ये फैसला हुआ था। तो जब इन्होंने ये पहला नावल लिखा और ये काफ़ी पॉपुलर हो गया, पढ़ा लोगों ने और बिका, तो फिर उन्होंने 7 या 8 ऐसे नावल हैं कि जो उन्होंने अंग्रेज़ी नावलों से जिसमें कुछ लिया है, बेस उनका है। बाकी उसके बाद तो फिर उनके अपने हैं सब, जो कुछ भी लिखे गए। और जासूसी दुनिया में जो आपने कैरेक्टर की बात की थी, तो ये 2 कैरेक्टर मेन थे, इंस्पेक्टर फरीदी, सर्जेंट हमीद। फिर उसके बाद इन्होंने इमरान नाम का कैरेक्टर क्रिएट किया और इमरान सीरीज़ के अंडर में वो नावल लिखे गए। इमरान जो है वो उस टाइप का जासूस है वैसे तो, जो सीक्रेट सर्विस होती है, हर मुल्क की सीक्रेट सर्विस होती है, तो उस सीक्रेट सर्विस का चीफ है, X2 नाम है उसका, एज सीक्रेट सर्विस चीफ। लेकिन पब्लिक के सामने वो बिल्कुल एक बहुत ही बेवकूफ़, सीधे सादे किस्म का व्यक्ति बनके, उसका व्यक्तित्व जो है जो पब्लिक में है वो बिल्कुल ऐसा है। हालांकि वो काम तो बड़े बड़े करता है, लेकिन सीक्रेट सर्विस के जो दूसरे मेंबर्स हैं वो उसको चीफ की हैसियत से नहीं जानते कि यही हमारा चीफ है एक्चुअली। अच्छा, ये चीज़ लोगों को बहुत पसंद आई। और ये इमरान का जो कैरेक्टर है ये इब्ने सफ़ी ने क्रिएट किया। क्योंकि देखिए इंस्पेक्टर फरीदी का जो कैरेक्टर है, अगर आप उसको गौर से देखें तो वो शर्लॉक होम्स और जेम्स बॉन्ड का एक कॉम्बो है, मुरक्कब है, मिला जुला। लेकिन इमरान का कैरेक्टर इनके अपने दिमाग की पैदावार थी और उसको बहुत पसंद किया गया। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो फरीदी और हमीद से ज़्यादा इमरान के कैरेक्टर को पसंद करते हैं आज भी। और इमरान हिंदी में, अच्छा फिर ये हुआ कि ये जासूसी दुनिया की पॉपुलैरिटी देखकर और उसकी सेल देखकर और उसमें लोगों की रुचि देखकर हिंदी के पब्लिशर्स ने सोचा कि हम भी जासूसी नॉवेल्स पब्लिश करें। तो बहुत सारे ऑथर्स हिंदी में जासूसी नॉवेल लिखने लगे। फिर जब इन्होंने ये देखा, अब्बास हुसैनी ने, निकट पब्लिकेशन वालों ने, कि हिंदी में भी जासूसी नॉवेलों के लिए रुचि पैदा हो गई है, तो इन्होंने जासूसी दुनिया हिंदी में कर दी। हाँ, तो उसमें कैरेक्टर्स के नाम विनोद और हमीद हो जाते हैं। बस उसमें कर्नल फरीदी का नाम बदल दिया, कर्नल विनोद कर दिया, हमीद तो हमीद ही रहा, और उसमें इमरान को राजेश बना दिया। तो इब्ने सफ़ी साहब का जो नाम था असरार अहमद है ना, नारा के रहने वाले जगह है इलाहाबाद के पास, वहाँ के वो रहने वाले थे। मैं वहाँ गया, लेकिन अब उनके घर का वहाँ नामो निशान भी नहीं है। लोग बस इशारे से बता देते हैं यहाँ था वो घर। और तो इलाहाबाद में निकहत का भी यही है, निकहत का भी कहाँ? नहीं, इनके अब्बास हुसैनी साहब ने अपना एक बहुत बड़ा बंगला बनवाया था, वो है, वो देखा मैंने। लेकिन जहाँ से निकहत पब्लिकेशन हुआ करता था वो तो अब वो भी याद जी, वहाँ कुछ नहीं है। देखिए इब्ने सफ़ी ने लिखने की जो शुरुआत की थी वो 11 साल की उम्र में की थी। एक कहानी लिखी छोटी सी, और ये बात अब लोग जानेंगे। इंडिया में इब्ने सफ़ी के जो
परस्तार हैं, उसके जो मद्दाह हैं, फ़ैन हैं, वो कम ही लोग जानते हैं कि वो बहुत अच्छे शायर थे। और इब्तिदा शुरुआत उन्होंने शायरी से की थी। असरार नारवी के नाम से वो लिखते थे, उनका नाम असरार अहमद था। अच्छा, असरार लफ्ज़ जो है वो सर की प्लूरल है, जिसका मतलब होता है सीक्रेट्स। अच्छा। ये भी एक अजीब बात है, नाम भी ऐसा ही था। और असरार नारवी के नाम से शायरी की, और बहुत अच्छी शायरी की। काफ़ी शायरी उनकी मैंने इब्न सफ़ी नंबर में शामिल की है। बल्कि एक तो ब्रांडेड शेर सुनिए उनका। एक शेर है इब्न सफ़ी का, मशहूर भी है अब, यानी मशहूर है पाकिस्तान में ज़्यादा, क्योंकि वहाँ बहुत लिखा गया इब्न सफ़ी पर। उनका वो मजमुआ भी छपा, संकलन शायरी का उनकी छपा है वहाँ। जो कह दिया वही ठहरा हमारा फ़न असरार। असरार तखल्लुस भी वो यही करते थे, असरार नारवी। जो कह दिया वही ठहरा हमारा फ़न असरार, जो कह ना पाए न जाने वो चीज़ क्या होती। क्या बात, क्या बात, क्या बात है। तो बहुत अच्छी शायरी की इब्न सफ़ी ने। और जासूसी नावलों के अलावा उन्होंने तिलिस्म होश रुबा के नावल भी लिखे, यानी अजीब दुनिया जिसे आप कह लीजिए, अजायब की दुनिया। और कुछ ह्यूमरस नावल लिखे, राइटिंग्स हैं उनकी जो बहुत अच्छी हैं। प्रिंस चिल्ली एक नावल है, यानी शेख चिल्ली तो सुना ही होगा ना, प्रिंस चिल्ली। तो वो ह्यूमरस है, मतलब हास्य व्यंग में भी उनका अच्छा खासा। और अच्छा सन की सोल्जर नाम से जो लिखा करता सन की सोल्जर के नाम से भी लिखा, तोगरल फरगान के नाम से भी लिखा। अच्छा, हाँ। और डिफरेंट, यानी तो जब लेखन के अलावा उनका वैसे पेशा क्या, टीचिंग करते थे? टीचर रहे कुछ दिन बस, लेकिन उसके बाद फिर होल टाइम राइटर हो गए थे वो, फुल टाइम राइटर। और फिर सिर्फ लिखा ही लिखा। अब बहुत कम एज में उनकी डेथ हो गई थी, 52 ईयर्स की एज, और उसमें से भी कई साल वो बीमार रहे। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि कितने नकाल उनके पैदा हो गए थे। इस कथन में कितनी सच्चाई है? अगाथा क्रिस्टी वाला नहीं, वो मैंने बहुत ढूंढा, उसका कोई सर्टिफिकेशन या सनद या सबूत मिलता नहीं है। और क्योंकि मुझे शुरू से यकीन इसलिए नहीं था उसका कि अगाथा क्रिस्टी को मैंने भी पढ़ा है, अगाथा क्रिस्टी के सारे नावल पढ़े होंगे शायद। और ऐसा कोई मुझे मौका नहीं मिलता है कि अगाथा क्रिस्टी को उर्दू तो वो जानती नहीं थी, जाहिर है, कि पता चला हो कि साहब एशिया में कोई ऐसा राइटर है जो इस तरह के नावल लिखता है और जो पॉपुलर हैं। और ऐसा पर्सनल ओपिनियन वो नहीं दे सकती थी, जैसा एट्रीब्यूट किया जाता है उनसे कि साहब उन्होंने कहा कि आज इब्न सफ़ी के अलावा कोई ओरिजिनल राइटर नहीं है। ऐसा कुछ वो पॉसिबल ही नहीं था उसके लिए। अगर वो कर्टसी में भी नहीं कह सकती थी ऐसी बात, तो हो सकता है किसी ने बात की हो, बताया हो कि भाई उसको लतीफ़ा चला दिया हो, कुछ बातें चल जाती है ना। लेकिन जहाँ जहाँ भी लोगों ने इसको मेंशन किया है, जिक्र किया है इसका, वहाँ ये भी लिख दिया है कि इसका सबूत नहीं है कोई। ये बात भी है, क्योंकि ऐसा मेरे ख्याल से अभी हार्पर कॉलिंस वगैरह ने जब वो निकाले जी, तो उनमें भी कहीं पे किसी के पीछे लिखा हुआ मिलता है कि अगाथा क्रिस्टी की तरफ से तारीफ मिली थी। ये वो पाकिस्तान से जितनी चीज़ें छपी हैं वो उन्होंने लिखी हैं वहाँ ज़्यादातर। वो पीछे लिख देते हैं, अपनी तरफ से लिख देते हैं कि भाई ऐसा है अगाथा क्रिस्टी। वो तो एक चीज़, कोई बहुत सेंसेशनल सनसनी खेज चीज़ आप अगर मशहूर कर दें तो फिर वो मशहूर होती ही चली जाती है। अब मशहूर वो उनका जो मानसिक संतुलन शायद थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, तबीयत उनकी बिगड़ी थी, उसके बाद दोबारा उन्होंने लिखना शुरू किया था। तो क्या उसका शास्त्री जी विमोचन करने वाले थे, ऐसा कुछ था? जी हाँ, वो तो फैक्ट है। वो क्या है? वो तो उस डेढ़ मतवाले नाम से उनका नावल आया था बीमारी के बाद, जो पहला नावल था डेढ़ मतवाले, और वो बहुत ऊंचे स्तर पे उसका विमोचन समारोह किया गया था। और क्योंकि कहा यह जाता है, मुझे पूरी तरह यकीन नहीं है कि लाल बहादुर शास्त्री उर्दू जानते थे, लेकिन हो सकता है जानते हों। और लेकिन ये कि उन्होंने जासूसी नावल पढ़े हों, ये तो कहीं मुझे जिक्र मिला नहीं कि उन्होंने पढ़े हैं। तो उन्होंने काफ़ी बड़ा एक समारोह किया था उसके विमोचन का, डेढ़ मतवाले के, उसका रिकॉर्ड तो मौजूद है जी, मैंने शामिल किया है उसमें नंबर में। और इसके अलावा ये है कि देखिए, जिस ज़माने में इब्न सफ़ी की एक लहर थी यहाँ पर, ये तो आपको बहुत लोगों ने बताया होगा कि उनकी किताब कैसे आती थी, किस तरह लोग इंतज़ार करते थे और किस तरह वो बिक जाती थी। और एक एक किताब
आपस में दोस्त एक दूसरे को बांट के देते पढ़ते थे। एक एक किताब 10-10, 20-20 आदमी पढ़ते थे। हर मोहल्ले में एक लाइब्रेरी बन गई थी जहाँ एक आने में वो किराए पे किताब मिल लेके आप पढ़ सकते थे, क्योंकि 9 आने से शुरू हुई थी जासूस दुनिया, 9 आने की आती थी और फिर होते होते ₹1.25 और फिर से भी ज़्यादा बढ़ता चला गया। तो अक्सर लोग वहाँ से, अरे बनियों की दुकानों पे रखी होते थे नॉवेल, कि ये भी है उनके लिए, तो वो एक ग्रोसरी की दुकान में जैसे आप बाकी चीजें हैं वैसे एक बाकी ये चीज़ें भी यहाँ से ये भी ले वो किराए पे हल्दी मिर्ची नमक ले जाओ तो किताब भी ले जी जाओ। जी 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 खुद मैंने पढ़ी हैं किराए पे लेके उस ज़माने में, बचपन में जब जासूसी नॉवल ये इनकी जासूस दुनिया जब पढ़ते थे। और दूसरे, अच्छा फिर इब्ने सफ़ी की पॉपुलैरिटी को देखकर इनकी वजह से कुछ अच्छे राइटर्स भी आए जिन्होंने जासूसी नॉवल लिखे, जिसमें मसूद जावेद, इजहार असर, अकरम अलाहाबादी, और पाकिस्तान में एक साहब हुए एच इकबाल। हालांकि मुझे उनकी, वो इब्ने सफ़ी के ही किरदार को लेके लिखे उन्होंने बहुत सारे नावल लिखे, 100 से भी ज़्यादा नावल लिखे, लेकिन वो राइटिंग, वो कोई भी आदमी उस राइटिंग की, उस स्टाइल की, उस ऊंचाई नकल नहीं कर पाया, वहाँ तक पहुँच नहीं पाया लिखने में, चाहे वो कितना ही बड़ा उर्दू का राइटर था। एक मिमिक्री तो हो सकती है लेकिन ओरिजिनल। हाँ जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अभी जब गए होंगे, आप इस नंबर को तैयार करने के दौरान अलग अलग लोगों से मिले होंगे। जी जी। तो कुछ ऐसे दिलचस्प लोग मिले आपको जिन्होंने कि इब्न सफ़ी की वजह से ये कर दिया और वो ऐसा ऐसा करते थे, कुछ ऐसे किस्से आपको इकट्ठे हुए? देखिए ऐसे तो लोग कई, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इब्न सफ़ी बीमार हो गए और जासूसी दुनिया वो वहीं से भेजते थे अपना, पाकिस्तान से और वो यहाँ छपता था। और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात ये की कि उन्होंने फरीदी हमीद को पाकिस्तानी शो नहीं किया, ना ये शो किया कि अब राइटर पाकिस्तान में रहता है और वहाँ के, वो हर चीज़ जो थी वो उसी तरह रही जैसे शुरू में थी। और लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि जब वो बीमार हुए और वो आना बंद हो गया वहाँ से मुसव्वदा, तो कुछ लोगों ने उन्हीं के कैरेक्टर्स को लेकर नावल लिखना शुरू कर दिए जो नक्काल कहलाते हैं इब्न सफ़ी के। और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जानी चाहिए कि आज तक किसी राइटर की, किसी भी लैंग्वेज के राइटर की इतनी नकल नहीं हुई जितनी इब्न सफ़ी की नकल हुई। अच्छा। 250 आदमियों के नाम हैं मेरे पास, अच्छा, जिन्होंने इब्न सफ़ी के कैरेक्टर्स को लेके उर्दू और हिंदी दोनों में नावल लिखे। उनमें से मुझे पता ही चला, मेरे दोस्त हैं एक प्रोफेसर सादिक जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे उर्दू के जी, और उज्जैन से उनका ताल्लुक़ है। तो उन्होंने बताया कि एक नक्काल ऐसे हैं इब्न सफ़ी के जो अभी ज़िंदा हैं और उज्जैन में रहते हैं। अच्छा, मैं उनसे मिलने उज्जैन गया, वो भी मेरे साथ गए, प्रोफेसर अच्छा, सादिक। और महमूद अहमद सहर उनका नाम है। और उन्होंने ये दावा किया कि उन्होंने कम से कम 100 नावल, पब्लिशर जो भी पब्लिशर कहता था वो, वहाँ देखिए नौबत ये आ गई थी कि वो कैरेक्टर्स बिकते थे, वो हिंदी में हो या उर्दू में हो, फरीदी हमीद या विनोद हमीद हिंदी में और इमरान, वो कैरेक्टर्स बिकते थे। तो उन कैरेक्टर्स को लेके लोगों ने बड़े बड़े घटिया नावल भी लिखे, लेकिन कोई भी नावल जिसमें वो कैरेक्टर्स होते थे वो बिक जाता था। तो उनका जो पब्लिशर था, मेरठ में था एक पब्लिशर, वो कहता था भाई नावल चाहिए, वो नावल लेकर उसको दे देते थे। और उस ज़माने में उन्होंने मुझे बताया कि 80 रुपये से लेकर और बाद में वो बढ़ते बढ़ते 5000 हो गया था, पब्लिशर उनको पैसे देते थे। और अब्बास हुसैनी के जो बहनोई हैं जो निकत पब्लिकेशन में साथ थे, पूरे उस ग्रुप के बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर थे, उनका नाम है मुजाविर हुसैन रिजवी जी, जो इब्ने सईद के नाम से अच्छा रोमांटिक नावल लिखते थे निकत पब्लिकेशंस के। लेकिन उन्होंने जासूसी दुनिया के कुछ हिंदी नावल्स भी लिखे। अच्छा, कुछ ऐसे नावल जो हिंदी में छपे फरीदी हमीद के कैरेक्टर्स को लेकर, लेकिन वो उन्होंने लिखे, मुजाविर हुसैन रिजवी ने, जो इब्ने सफ़ी के नाम से छपे। अच्छा और उनका लिखा हुआ एक नावल मुझे उनकी अपनी हैंडराइटिंग में उन्होंने दिखाया जो छप नहीं सका था, हिंदी में छपना था वो, और इब्न सफ़ी के नाम से छपता, वो मैं उनसे ले आया। अरे वाह, क्या बात है, मैंने इब्न सफ़ी नंबर में शामिल कर दिया। क्या बात है, तो बहुत ही दुर्लभ चीज़ आपने शामिल वो की। एक बड़ी
बहुत बड़ी चीज़ मिल गई। और लेकिन मुझे एक साहब मिले वहीं इलाहाबाद में, किसी ने मुझे बताया कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी को फरीदी के कैरेक्टर में ढाल रखा था। ओह, उसी तरह ये कौन साहब थे ऐसे? इलाहाबाद में इब्न सफ़ी के नावल पढ़कर, और ऐसे लोग तो खैर मुझे दिल्ली में भी कई मिले उस ज़माने में, स्कूल कॉलेज के ज़माने में, कि जो खुद को कैप्टन हमीद पोज करते थे। कॉलेज में एक दो लड़के ऐसे थे अच्छा, जो हमीद के कैरेक्टर की नकल करते थे। उसी की तरह लिबास पहनना, उसी की तरह बातें करना, लतीफ़े छोड़ना, उसी की तरह लड़कियों के चक्कर में रहना, यानी वो गोया अपने आप को हमीद सब। तो ये देखिए कि इब्न सफ़ी के क्रिएट किए हुए कैरेक्टर्स का, किरदारों का इतना ज़बरदस्त असर लोगों के दिमाग पे पड़ा था कि ऐसे बहुत पाकिस्तान में बहुत लिखा है लोगों ने इसके बारे में कि साहब हमारे एक्सपीरियंस में पर्सनली हम ऐसे बहुत सारे लोगों से मिले जो खुद को फरीदी या हमीद पोज करते थे, या उन्हीं की तरह बिहेव करते थे, उन्हीं की तरह रहने की कोशिश करते थे। पर आपने इलाहाबाद में तो सचमुच का इलाहाबाद में सचमुच देख भी लिया, और बड़ा अजीब सा लगा। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी हंसी रोकी। वो सिगार तक पीते हैं। अच्छा, उसी तरीके अभी भी? तो अभी आपने ये जो नंबर निकाला है, इसमें कुछ खास तरह की और क्या खास चीज़ें हैं जो आप इसको? देखिए, मैंने कोशिश ये की है कि हर वो चीज़ जो हो ओरिजिनली रिटन हो, पहले कहीं ना छपी हो। तो हमारे जो बड़े बड़े फिक्शन राइटर्स हैं उर्दू के, जो टॉप के जो लोग हैं, उच्च कोटि के लोग जो हैं, उन लोगों से इब्न सफ़ी के, और जो इब्न सफ़ी के फ़ैन थे या जिन्होंने इब्न सफ़ी को पढ़ा है, और उनसे मैंने लिखवाया इब्न सफ़ी पर। और मैं सभी लोग शामिल हैं, यानी तारिक शतारी और नूरुल हसनैन और सैयद मोहम्मद अशरफ, इन जैसे लोगों से मेरे ज़ाती ताल्लुकात भी हैं। और मैंने पहला सवाल मैं यही करता था, क्या आपने इब्न सफ़ी को पढ़ा है? और आप यकीन कीजिए 95% लोगों ने जवाब में यही वाक्य बोला, यही सेंटेंस बोला कि अरे हमने तो उर्दू ही सीखी इब्न सफ़ी को पढ़कर। जबकि अमूमन ये हाँ उस वक्त उच्च कोटि के हैं, और उस वक्त तो एक्सेप्ट नहीं करते थे। हाँ, पहले ये एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, अब ज़रा खुल कर कहते हैं लोग। अब हर कोई याद करता है, हर कोई याद करता है, और बताते हैं सभी लोग, यही जिक्र करते हैं कि उनकी जो राइटिंग थी, तहरीर थी, वो कितनी अच्छी थी, शगुफ्ता थी और बहुत खूबसूरत। इनमें से कोई ऐसे लोग भी आपको मिले जो इब्न सफ़ी साहब के साथ रहें और उनके नेचर के बारे में, उनके तरीक़ों के बारे में कोई लाइन कह सकें? मिले तो नहीं, लेकिन उनके एक 4 बेटे हैं। उनका एक बेटा अहमद सफ़ी है, वो अक्सर लोगों के संपर्क वो लोगों के सामने वही आते हैं, तो उनसे मेरी फ़ोन पे बात होती रहती है, शुरू से ही हो रही है। और उन्होंने अपना मजमून भी भेजा है उनके बारे में और उनकी ज़िंदगी के बारे में, और ऐसा मजमून मुझे लिख कर दिया है जो पहले कहीं नहीं छपा है। और कहते हैं उनके पास में इतने चिट्ठियाँ आती थी अपने चाहने वालों की कि वो सिरहाना बना के सो सकते थे। हाँ हाँ, नहीं, ये तो इसमें तो कोई अतिशयोक्ति मैं नहीं समझता कि कोई कह सकता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उस ज़माने में, जब मैं खुद 60s की बात है, इब्न सफ़ी को पढ़ते थे, और जिस तरीके से वो लोग इंतज़ार करते थे कि कब आएगा जासूस दुनिया, उसको देखते हुए कोई हैरत की बात नहीं है कि लाखों नहीं तो हज़ारों चिट्ठियाँ तो आती। अच्छा, उस ज़माने में ये रिवाज भी था, चिट्ठी लिखते थे अपनी पसंद के राइटर को, एक्टर को चिट्ठी लिखने का बड़ा रिवाज था। रेडियो में लोग चिट्ठियाँ लिखते थे, फरमाइशी भी लिखते थे, और ऐसी भी लिखते थे कि हमने फ़लाँ को सुना या फ़लाँ प्रोग्राम देखा, हमें बहुत पसंद आया। और ऑल इंडिया रेडियो में मुझे याद आया कि एक पूरा सेक्शन अलग था जो लिसनर्स की मेल को हैंडल करता था। यहाँ तक कि लिसनर्स क्लब हुआ करते थे। हाँ, और तब ये अपना एक आध कोई जो कौन सी तलैया थी, झुमरी तलैया, जी, वो हम हंसते थे जब वो विविध भारती के प्रोग्रामों में कुछ झुमरी तलैया से, मुझे आज तक याद है साहब, झुमरी तलैया से राजेंद्र अकेला, हाँ, और करीम नगर से जमालुद्दीन साहिल, हाँ, कुछ ऐसे नाम थे, तो सुबह से शाम तक बजते रहते थे, हाँ, चलते रहते थे वो इतने। और कोई किस्सा जो इब्न सफ़ी से जुड़ा हुआ हो आपको याद आ रहा हो, जो इस आपने जो स्पेशल नंबर निकाला इसके सिलसिले से? इसमें जो मुजाबिर हुसैन रिजवी साहब को मैंने इंटरव्यू किया इलाहाबाद जाके, जिनकी इस वक्त उम्र 100 के करीब पहुंच रही है, लेकिन वो मैं मेंटली पूरी तरह
फिट हैं, हाजिर हैं। बल्कि उन्होंने मुझसे 6 घंटे तक तो नॉन स्टॉप बात की। मैं थक गया, वो नहीं थके। वाह। उन्होंने कुछ बातें ऐसी बताई हैं जो जिनको मैं अभी कंफर्म नहीं कर सका हूँ। फिर भी उन्होंने ये कहा कि जब वो बीमार थे तो जासूसी दुनिया के कई नावल मैंने लिखे जो उनके नाम से छपे। जब मैंने अहमद शफी साहब को फ़ोन करके ये पूछा कि मुजाविर हुसैन साहब ऐसा ऐसा कह रहे हैं, उन्होंने जवाब बिल्कुल ही अलग दिया। उन्होंने कहा साहब देखिए, हम उनको बहुत उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे लिए वो बहुत मुज्जन चचा कहते हैं हम उनको, और जो कुछ वो कह रहे हैं हम उसकी निगेशन नहीं करेंगे, हम उसको नकारेंगे नहीं जो कुछ वो कह रहे हैं। तो मैंने कहा फिर भी आप कुछ तो बताइए, वो तो बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं कि भाई इतने नावल। उन्होंने कहा नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, ये उन्होंने कहा। और कोई किस्सा उन्होंने याद? उन्होंने तो खैर बहुत किस्से सुनाए। तो फॉर भी एग्जाम्पल उन्होंने ये कहा कि ये जो नावल छपते थे, जो सेक्स के मुतालिक जिस तरह के नावल थे, इससे बहुत नफ़रत थी इब्न सफ़ी को। और वो ये कहते थे कि मेरा मकसद में ज़्यादा से ज़्यादा तफरीही अदब यानी एंजॉय करने वाला लिटरेचर लिखना चाहता हूँ, ताकि उनकी तरफ ना जाए हमारी जो ये नई पीढ़ी है। ये वो बार बार इस बात का जिक्र करते थे। तो ये एक चीज़ तो साबित हुई। और दूसरे ये कि जो शायरी थी उनकी, उनको इस बात का अफसोस था कि उनकी जासूसी अदब के, जासूसी नावल के सामने उनकी शायरी दब के रह गई है। और ये फैक्ट भी है। पाकिस्तान में भी बहुत दिन के बाद उनकी शायरी की तरफ लोगों ने तवज्जो की और वो चीज़ सामने लाई गई, वरना उन्हें शायरी अपनी ज़्यादा पसंद थी। और वो तरन्नुम से पढ़ते थे, मुशायरे में जब जाते थे, और उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छा तरन्नुम था, यानी बहुत अच्छी तरह वो अपनी गज़लें सुनाते थे मुशायरों में और पसंद किए जाते थे। लेकिन जासूसी नावल जब निकले शुरू किए तो ये चीज़ जो थी ये ख़त्म हो गई। तो इसका उनको अफसोस रहा। एक किस्सा उनका ये बताते, वो मुजाविर हुसैन साहब ने सुनाया। अब जाहिर है उन्होंने जो कुछ भी सुनाया उसको तो हम ठीक ही समझेंगे, जाहिर है, वो वही एक सोर्स रह गए हैं, प्रथम साक्षी हैं अभी तो। हाँ। उन्होंने ये बताया कि आशिक मिजाज थे वो, और बहुत ज़्यादा आशिक मिजाज थे। अच्छा, उन्होंने शादियाँ भी 2 की थी वैसे। अच्छा। और एक ये कि वो जानबूझकर फेल होते थे। ये भी मुजाविर हुसैन रिजवी ने बताया कि हर साल वो, जब बीए में थे, हम लोग साथ ही थे, उन्होंने बताया कि हर साल वो डिक्लेयर करते थे इस साल मैं फ़िलासफ़ी में फ़ेल हो जाऊंगा, और फेल हो जाते थे। इस साल मैं इस चीज़ में तीनों साल वो फेल हुए। अच्छा। तो उसके बाद फिर आगरा यूनिवर्सिटी से प्राइवेटली बीए किया था उन्होंने। अच्छा। तो ये कैसे नंबर कब दुनिया के सामने पहुंच रहा है? कंप्लीट है, बस वो प्रिंट होना है, वो हो जाएगा। चलिए, तो दुनिया को पता लगे कि इब्न सफ़ी साहब का काम। हाँ, नहीं, कुछ नई बातें इब्न सफ़ी के बारे में आएंगी सामने, ये तो है। और ख़ास तौर पर वो तो बहुत बड़ी चीज़ है, जो अनपब्लिश्ड एक नावल था उनका जो नहीं छप सका था। कौन सा? हिंदी में उसका टाइटल उन्होंने रखा था पत्थर के फूल। अच्छा। और वो उनकी मुजाविर हुसैन साहब की अपनी हैंड राइटिंग में पूरा, मैं असली मुसव्वदा उनसे ले आया था और फिर उसको कंपोज कराया, छप रहा है वो। उसको वो उन्होंने लिखा था हिंदी में छपने के लिए। वो स्क्रिप्ट इस्तेमाल करते थे उर्दू का, छपता था वो देवनागरी में। तो मैं उसको देवनागरी में भी छापूंगा। अच्छा। उस नावल को, बस इसलिए कि उनकी नीयत यही थी, इरादा यही था। और हिंदी वालों को भी एक ऐसी चीज़ पढ़ने को मिल जाए इब्न सफ़ी की, जो एक्चुअली इब्न सफ़ी के नाम से छपती, लिखी हुई वो मुजाविर हुसैन रिजवी के इब्न सईद की। तो आप छाप रहे हैं इब्न सईद को? जी। जो इब्न सफ़ी के नाम से छपने वाला था? जी जी। राइटिंग के सिलसिले में बताता हूँ मैं आपको कि वो पहली बार मैंने ही पॉइंट आउट किया है कि उन्होंने, ये लोग ये कहते हैं कि वो पूरी रिसर्च करते थे हर चीज़ की। एक तो उन्होंने कभी ट्रैवल नहीं किया। जब इंडिया में थे तो इलाहाबाद से बाहर नहीं गए, जब पाकिस्तान में थे तो कराची के बाहर कभी नहीं गए। लेकिन उन्होंने अपने नावलों में अमेरिका और लंदन और ये दुनिया घुमा दी। तो उन्होंने एक तो जियोग्राफिकल मिस्टेक्स बहुत की हैं, और ये चीज़ पहली बार मैंने ही पॉइंट आउट की थी कि क्योंकि वो शराब पीते नहीं थे, तो उसके बारे में भी उन्होंने कई जगह बहुत ही चाइल्डिश और गलत बातें लिखी। जैसे विलन को दिखाया कि साहब उसने टेबल पर रखी हुई शैम्पेन की बोतल उठाकर गिलास में उंडेली और साइफन से सोडे की धार मारी। अब आप ही बताइए, अगर आप शैम्पेन में सोडा मिला दें
जो खुद ही इफर्विसेंट होती है शैंपेन तो, और अगर उसमें पानी भी गिरा तो खराब हो जाएगी, वाइन होती है वो तो उनको ये नहीं मालूम था कि किस चीज़ में पानी मिलाया जाता है या सोडा। उन्हें शायद विस्की और शैंपेन का फ़र्क भी नहीं मालूम था, क्योंकि इस तरह की उन्होंने कई जगह गलतियाँ की हैं। इसी तरह ज्योग्राफी की गलतियाँ उन्होंने इस तरह से की हैं कि साहब न्यूयॉर्क जाने के लिए प्लेन में बैठे कैप्टन हमीद और कासिम, उसके बाद इनको वायरलेस पर एक मैसेज मिला, पायलट ने आकर कहा आपका एक वायरलेस मैसेज है, तो वो फरीदी का मैसेज था कि तुम ऐसा करो मैड्रिड में उतर जाओ। अच्छा। और अब वो कासिम से कहते हैं कि तुम कहाँ तक जाओगे? भाई मैं तो मैड्रिड में उतर जाऊंगा। अब प्लेन ना हुआ, कोई बस हो गई कि आप कहीं भी उतर। अव्वल तो अगर आप न्यूयॉर्क के लिए बुकड हैं तो आप बीच में उतर ही नहीं सकते अगर प्लेन वहाँ जाएगा भी, नंबर एक। नंबर दो ये कि फर्ज कीजिए वो दिल्ली से जा रहे हैं, या फर्ज कर लीजिए कराची से जा रहे हैं, तो न्यूयॉर्क यहाँ है, मैड्रिड यहाँ है, तो उधर कहाँ पड़ेगा? इस तरह की बड़ी इनोसेंट गलतियां फिर साउथ अमेरिका की जो कुछ चीज़ें उन्होंने वो जोग्राफिकली गलत हैं, और कुछ रस्म रिवाज, कुछ आना जाना। तो पाठकों को भी कौन सा पता था? और पाठकों को भी कौन सा पता था? यही तो बात है, उस जमाने में उनके लिए लफ्ज़ अमेरिका एक बड़ा अट्रैक्टिव शब्द था, या साउथ अमेरिका और मैड्रिड और स्पेन और ये वो तो सब चलता था। तो उनका पर्पस तो जो था हल हो रहा था, जो उनका मकसद तफरीही जो तफरीह प्रोवाइड करना। लेकिन इस तरह की टेक्निकल चीज़ें कुछ मैंने पॉइंट आउट की हैं। इसी तरह महकमों के बारे में वो पुलिस के अलावा कुछ जानते नहीं थे, कोई डिपार्टमेंट होता है, और उसके बारे में थोड़ा सा उन्होंने ये सुन रखा था कि एक खुफिया पुलिस भी होती है, CID। तो इस तरह से जो डिपार्टमेंट्स की डेफिनेशन उनके नॉवेलों में है वो गलत है, वो भी गलत होगी। और रैंक्स की रैंक्स, जी रैंक्स के बारे में गलत है कि वो इंस्पेक्टर के बाद वो डायरेक्ट एक DIG हैं जिनसे बात होती है, हालांकि इंस्पेक्टर के ऊपर DSP होता है, उसके ऊपर SP होता है, फिर DIG होता है। और ये छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन जैसे कि आपने कहा उस वक्त पाठक भी ये बातें क्योंकि जानते नहीं थे, इसलिए सब चलता था, और उनका असल जो मकसद था वो तो तफरीह हासिल करना होता था नावल से, वो उनको मिल जाती थी। लेकिन ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारी नॉलेज हमें, अंग्रेज़ी थ्रिलर्स अगर आप पढ़ें तो आपको बहुत नॉलेज, बहुत, क्योंकि वो लोग बड़ी रिसर्च करके हर चीज़ लिखते हैं, बिल्कुल जेन्युइन होती है वो चीज़। अगर उन्होंने ये लिखा है कि मैं कैरो पहुँच के प्लेन से उतरा और फला होटल तक इतना डिस्टेंस था गया, वो बिल्कुल ठीक होगी वो बात। वो सचमुच वहाँ जा चुका होगा राइटर, सब कुछ वो एक्सपीरियंस कर चुका होगा। अभी तक मैं जिन लोगों से मिला हूँ उनमें मुझे सिर्फ सुरेंद्र मोहन पाठक ऐसे आदमी लगे जो अपनी डायरी में ये नोट करके रखते हैं हर चीज़ को, कि मेरे कैरेक्टर की तनख्वाह अगर 3000 थी जी जी, तो वो अगले उपन्यास में बदल के कितनी और कब हो जानी चाहिए ये पता होना चाहिए, पता लगा के सब गलत सलत हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें, उनसे 2-3-4 जो गलतियाँ हुई थी उनको उन्होंने फिर उसके रीप्रिंट में सुधारा किया। जी जी, रिसर्च इसी को कहते हैं, और रिसर्च करके जो लिखी जाती है चीज़। कुछ हमारे यहाँ के लेखक तो शिकायत करते हैं कि पैसा ही नहीं मिलता तो क्या रिसर्च करेंगे। ये बात भी ठीक है, वहाँ तो भाई अमेरिका में एक थ्रिलर राइटर अगर पॉपुलर हो जाए तो वो करोड़ों में कमाता है, और यहाँ तो वो अगर छपी जाए तो अपनी बहुत बड़ी कामयाबी समझता है कि मेरी किताब छप गई। अब आप तो सचमुच के क्रिमिनल से भी बहुत मिले हैं। जी जी बिल्कुल। और जहाँ तक थोड़ा बहुत याद आता है, तेलगी हो, अब्दुल करीम तेलगी या संजय दत्त हो, इन सब के साथ में आपका राब्ता, हर्षद मेहता, ये दूसरे तरह का क्राइम था, वो लोग कैसे थे, उनकी साइकोलॉजी क्या थी, और सचमुच वो केस क्या थे जिनसे 2-4 हुए आप, तो आपको क्या क्या महसूस हुआ? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि वैसे तो खैर क्राइम की जो क्लासिफिकेशन है बहुत वाइड है, लेकिन बेसिकली 2 चीज़ें हैं। एक तो हम कहते हैं उनको इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, यानी जो सिर्फ पैसे के लिए क्राइम करते हैं, जिसमें वायलेंस नहीं होता, जिसमें कोई ऐसा बुरा काम नहीं होता जिसे आप देखते ही बुरा कहें कि देखो ये आदमी क्या कर रहा है। आमतौर पर ये इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं। अब आपने जैसे अब तेलगी और संजय दत्त का मामला बिल्कुल डिफरेंट था, हर्षद मेहता और तेलगी का मैंने, हर्षद मेहता और तेलगी, देखिए हर्षद मेहता ने जो कुछ किया और जिस वक्त वो डिटेक्ट हुआ कि इसने ऐसा किया है, तो उसको समझने में ही कितना टाइम लग गया
कि इतना बड़ा कांड इसने कैसे किया। सैकड़ों, उस वक्त तो सैकड़ों करोड़ ही थे, अब तो हजारों करोड़ में होते हैं कांड। तो तेलगी वाला केस आप मुझे थोड़ा सा ब्रीफ। भाई हुआ ये था कि हर आदमी, ये बहुत गरीब फैमिली से था एक्चुअली, आदमी बहुत इंटेलिजेंट था और कॉमर्स ग्रेजुएट था, बाहर सऊदी अरब वगैरह भी रह चुका था। तो इसके दिमाग में दूसरे लोगों की तरह ये इच्छा आई, पैदा हुई कि पैसा कमाया जाए और किसी भी तरह कमाया जाए। काफ़ी गरीब फैमिली से था, इसका बाप सड़क पर फ्रूट बेचता था। कहाँ रहते थे ये लोग? कर्नाटक के। 2-4 और छोटे मोटे उसने काम किए, लेकिन और एक बार किसी छोटे से ऑफेंस के सिलसिले में ये अरेस्ट हो गया और जेल गया। जेल में उसको एक आदमी मिला, मैं बहुत शॉर्ट करके बता रहा हूँ, हाँ, कहानी तो बहुत लंबी है। हाँ, छोटे से। उसने उसको कुछ मशवरे दिए कि ऐसे करो और पैसा कमाना है तो इस तरह से पैसा कमाओ कि तुम्हारे हाथ पैर साफ रहें और अपने बचाव का सोच के चलो, वरना उस पैसे को तुम एंजॉय नहीं कर सकोगे। अच्छा। अपना प्रोटेक्शन सामने रखो। इसलिए उसने किया ये था कि वो स्टैम्प पेपर छापता था, फेक। लेकिन इसमें एक बड़ी अजीब और गरीब बात मैं आपको बताता हूँ जी। और उसी की वजह से सारा हंगामा हुआ। वो स्टैम्प पेपर फेक नहीं होते थे। अच्छा। वो असली होते थे। ओहो। यानी जो सिक्योरिटी प्रेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वहाँ के लोगों को उसने तोड़ लिया था। वो एडिशनल छाप के इसको और देते वो थे? एडिशनल छाप के इसको, मतलब शो किया जा रहा है 1000, छप रहे हैं 10,000। ओहो। तो मतलब अधिक ये मामला प्रेस में भी नहीं आया एक्चुअली। अच्छा। शायद गवर्नमेंट का उस वक्त प्रेशर रहा हो या जो भी रहा हो, लेकिन असली जो बात थी, लेकिन नागपुर के सिक्योरिटी प्रेस का मैनेजर अरेस्ट हुआ था इसमें। अच्छा। तो नकली अच्छा, इसमें कुछ स्टैम्प देखिए, एक तो हम कोर्ट में यूज़ करते हैं नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर जो होते हैं, तो वो उस वक्त तो 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, अब तो खैर। लेकिन एक चीज़ होती है इंश्योरेंस स्टैम्प जी। वो इतना सा स्टैम्प होता है और 5,000 का। अच्छा। इतना सा। अब अगर आपने एक शीट छापी जिसमें 100 हैं, तो 5,000 को 100 से गुना कर लीजिए आप, कितना हो गया। इस तरह से, और फिर उसने एक बड़ा अच्छा नेटवर्क बनाया उनके डिस्ट्रीब्यूशन का। अच्छा। ऑल ओवर इंडिया वो स्टैम्प जाते थे, नॉन जुडिशियल स्टैम्प भी, हर तरह के स्टैम्प में रह चुके थे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पैसा आता था वो आता था इंश्योरेंस स्टैम्प्स थे। और इंश्योरेंस स्टैम्प्स की हर जगह ज़रूरत होती है, बैंक से लेके, और इसके अलावा रसीदी टिकट जैसे हम कहते हैं, वो सब, मतलब सब कुछ वो छपने लगा। और फिर उसने ताल्लुकात अपने बनाए। देखिए, एक महाराष्ट्र के एक पॉलिटिशियन हैं, ये कर्नाटक में रह के जब काम कर रहा था, तो मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो अरेस्ट भी हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन कोई सबूत क्योंकि नहीं मिल सका। इसलिए तेलगी ने मुझे बताया कि मुझे बम्बई बुलाने वाले ये थे। अच्छा। और मुझसे वो जो जुमला बोला, जो वाक्य उन्होंने बोला होगा, उससे उसने मुझे वो भी बताया कि उन्होंने कहा कि तू कहाँ तालाब में बैठ के मछली पकड़ रहा है, यहाँ आ देख, समुंदर है यहाँ पे। अच्छा। तो उसने अपना ऑपरेशन बॉम्बे शिफ्ट किया और बहुत लार्ज स्केल पर। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह उसने अपने ताल्लुकात पॉलिटिशियंस में और पुलिस ऑफिसर्स में जिस तरह बना रखे थे, उसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना पैसा। और जब वो जेल गया अरेस्ट होकर, तो केस खुला कैसे था ये? जी, केस कैसे खुला था तेलगी अंदर? ये बड़ा नाजुक मामला है वैसे। लेकिन केस ऐसे खुला था कि जो इनका अपना नेटवर्क था, जिसमें पॉलिटिशियन, पुलिस वाले और सब थे, तो किसी सीनियर पुलिस ऑफिसर को इन्होंने नाखुश कर दिया, नाराज़ कर दिया, और केस रजिस्टर हो गया। पहला केस, और जब एक हुआ तो फिर तो पन्ने खुलते ही चले गए। और लेकिन एक बात तो मैं साबित कर सकता हूँ, वो ये है कि जितने भी केस रजिस्टर हुए, ज़मानत सब में हो सकती थी। अच्छा। और मुझसे उसका सबसे बड़ी फरमाइश ये थी कि मेरी किसी भी तरह ज़मानत करा दीजिए। लेकिन मैं 2-3 साल के बाद मुझे यकीन हो गया था कि इसकी ज़मानत नहीं होगी। और मैंने उसको बता भी दिया था।
क्योंकि जिस लेवल के लोग उसमें इन्वॉल्व थे, जिसमें हमारे कई बड़े बड़े पॉलिटिशियन शामिल थे, उन सब का कच्चा चिट्ठा सामने आ जाता। आपको उसने वकील कैसे चुना? ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। ये मैं इनसे मिल चुका था एक मर्तबा बेंगलोर में, जब गिरफ्तार होने से पहले मैं बेंगलोर गया था। वहाँ एक साहब थे जो डिप्टी डायरेक्टर थे दूरदर्शन में, वो वहाँ के थे और मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे। वो उनकी डेथ हो गई है। उन्होंने मुझे अपनी बेटी की शादी में बुलाया था बेंगलोर, और उनका एक भतीजा था जो तेलगी के लिए कुछ उस बड़ा शानदार ऑफिस बनाया हुआ था इसने बेंगलोर में। वो पब्लिकली कौन सा अपना बिजनेस बनाते थे? एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट कई तरह के बिजनेस, कुछ जेन्युइन बिजनेस भी उसने शुरू कर दिए थे। कि पैसा इतना था और रखने की जगह नहीं थी पैसा। तो वहाँ मैं मिला, बस 5 मिनट के लिए मुलाकात हुई, लेकिन वो पता नहीं क्यों मुझसे बड़े इम्प्रेस हो गए। और जब वो 5 तो नहीं 10 मिनट हुए। और एक मर्तबा मैं किसी केस के सिलसिले में बॉम्बे गया हुआ था, तो मुझे अचानक डाइवर्टिकुलाइटिस का अटैक हो गया और मुझे हॉस्पिटल फ़ौरन लोग ले गए। मेरी वाइफ भी दिल्ली से आ गई है वो, तो वहाँ तेलगी ने अपना आदमी भेजा, पैसा भेजा और कई डॉक्टरों को फ़ोन किए। और ब्रीच कैंडी से एक डॉक्टर आया मुझे देखने के लिए। 1 हफ्ता मैं हॉस्पिटल में रहा। तो मैंने फिर बहुत थैंक यू कहा। तो अरेस्ट होने के बाद का मेरे पास मैसेज आया कि मैं, बहुत सारे वकील हैं यहाँ मेरे, लेकिन मेरा केस आप ही लड़ेंगे। और जितने भी 459 केसेस थे उसके खिलाफ, ऑल ओवर इंडिया रजिस्टर हुए फिर तो, कि जहाँ जहाँ भी वो स्टैम्प पकड़े गए वो हुए। और तो ये बात सामने आ नहीं पाई है कि एक्चुअली, और ये भी रिकॉर्ड पर मौजूद है कि मैंने वहाँ कर्नाटक में यानी बेंगलोर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया और मैंने कहा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ये इसका यूज़ बंद करके और ई स्टैम्प, तो सबसे पहले कर्नाटक गवर्नमेंट ने ई स्टैम्प शुरू किए थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब न्यूज़ आई और मेरा स्टेटमेंट आया तो उन्होंने फ़ौरन वहाँ कैबिनेट ने डिसीजन लेकर और सबसे पहले कर्नाटक ने शुरू की। अब तो हर जगह ई स्टैम्प्स ही होते। अब्दुल करीम तेलगी के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ कि जब वो बंगलौर जेल में था, मेरे अलावा कोई उससे मिल नहीं सकता था। मैं उससे मिलता था, बॉम्बे, पुणे, बेंगलोर, तीनों जेलों में। और उसने मुझसे ये इच्छा प्रकट की थी कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बायोग्राफी लिखें और आप लिखें। अच्छा, तेलगी की बायोग्राफी? हाँ, वो मैंने अभी तक नहीं लिखी है। क्यों नहीं लिखी? मुझे नहीं, वक्त नहीं मिला उसके लिए। बहुत मेरे पास सारा मटेरियल है और जो कुछ उसने मुझे बताया दिया। एक साहब थे, वो स्टार टीवी के क्राइम रिपोर्टर थे, मैं उनका नाम भूल गया हूँ। वो मेरे बहुत यंग लड़का था। उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मुझे परमिशन दिलवा दीजिए, मैं तेलगी पे किताब लिखना चाहता हूँ। मैंने दिलवा दी। तो उसने एक छोटी सी किताब है, हिंदी में है वो, लेकिन वो बिल्कुल सुपरफिशियल कुछ नहीं है, सुपरफिशियल भी नहीं। उसमें बहुत सी चीज़ें गलत भी उसने अपनी तरफ से जोड़ दी है। वो उसको लेके हंसल मेहता साहब ने वो सीरीज़ बना दी तेलगी पर, जो बिल्कुल स्टूपिड है, गलत बातें हैं उसमें। मुझसे तेलगी के रिश्तेदारों ने कहा कि इनको नोटिस दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि गलती मेरी है। काफ़ी अरसा हो गया है, वो मर भी गया कि उसकी, लेकिन उसकी बायोग्राफी मैं सामने लाऊंगा ज़रूर, क्योंकि वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी था। तो आप कुछ उसके ट्रेट्स बताएंगे? अरे साहब, उसके दिमाग में कंप्यूटर था। सबसे बड़ी बात तो ये। अव्वल तो पहले मुझे आप एक बात बताइए जी, क्या आपने कोई ऐसा क्रिमिनल केस आज तक सुना हो है जिसमें पुलिस की पूरी हायरार्की जेल गई हो? कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, एसीपी, डीसीपी और कमिश्नर ऑफ पुलिस सब जेल गए तेलगी के सिलसिले में। पूना जेल में थे शर्मा, वहाँ का जो बम्बई का भी पुलिस कमिश्नर रह चुका था, पूना का भी, और वो जेल में 2 साल रहा। तो इन तमाम लोगों को, अच्छा, एमएलएस, पॉलिटिशियंस, और ख़ुद मैंने मीडिया को बहुत कुछ बताया कि कैसे कैसे लोग उसमें इन्वॉल्व थे। ये का डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्वमेंट था। और आप यूँ समझ लीजिए कि एक मर्तबा तो तेलगी ने, वो सिर्फ मुझसे बात करता था और उसने ऑफिशियली ये कह रखा था कि सिर्फ रहमान साहब मेरे बारे में बोल सकते हैं, इसीलिए सारा मीडिया मेरे पीछे पड़ा रहता था। तो उसने ये तक कहा था कि साहब, ये साउथ वाले वकील को साहब कहते हैं,
आंध्र प्रदेश और साहब जाता था पैसा। आप क्या बात कर रहे हैं, मैं हैरान रह गया। लेकिन ये हकीकत है कि जो नेटवर्क उसने बनाया था और जितना, देखिए ये तो रिकॉर्ड पे मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। मैंने पहली बार मीडिया को बताया, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गवर्नमेंट ने कि साहब तेलगी का कांड, तेलगी, उन्होंने कहा साहब 3,500 करोड़ का कांड हुआ है। जिस दिन ये न्यूज़ आई, आज तक का, वो मेरे होटल में नीचे लॉबी में बैठे रहते थे सब लोग कि भाई कुछ मिल जाए, इनसे बाइट मिल जाए, मिल जाए। मुझे इतना गुस्सा आया कि देखिए पब्लिक को किस तरह की इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। मैंने उसको बुलवाया ऊपर, इमरान नाम था शायद उसका जी। मैंने कहा यार ये देखो किस तरह बेवकूफ़ बना रहे पब्लिक को। जेपीसी की रिपोर्ट है कि 3,500 60,000 करोड़ के पेपर्स तो मेरे पास मौजूद हैं। ओहो, उसने फौरन कैमरामैन को बोला सर आप कैमरे पे कह देंगे? मैं कह दूंगा, क्यों नहीं कहेंगे। मैंने कह दिया। 60,000। ऑल हेल ब्रोक लूज। अरे जने क्या क्या हो गया, वहाँ की गवर्नमेंट गिर गई। वो एक साहब थे, वो होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं वहाँ कर्नाटक के, उसका नाम था वो रोशन बेग। उसका सगा भाई इन्वॉल्व था तेलगी के साथ। और आपका हर्षद मेहता के साथ में किस तरह से? देखिए हर्षद मेहता एक मेरे दोस्त हैं, वकील थे वो, बॉम्बे में भी हैं, काफ़ी, जब प्रैक्टिस में तो नहीं है। तो जब ये हर्षद मेहता के चीज़ें सामने आई तो वो उसकी वकीलों की एक पूरी टीम थी, उसमें वो शामिल थे। तो हर्षद मेहता का एक रिश्तेदार ही था वो, लेकिन वो उसके बिजनेस में भी शामिल था। वो यहाँ से भागने में कामयाब हो गया था, वो कनाडा में रहता है, मुझे मिला भी एक बार वो कनाडा में। उसने कहा कि हमें कोई दिल्ली का वकील चाहिए। अच्छा। यहाँ तो पूरी टीम है, लेकिन ये महाराष्ट्र के और ख़ासतौर पर बम्बई के जो वकील हैं उनमें बड़ी सियासत हो गई थी। और हर्षद मेहता के ख़िलाफ़ जो लोग थे, उसके जो दुश्मन थे, उसमें कई बड़े पावरफुल पॉलिटिशियन शामिल थे। और वो वहाँ के वकील, जो उनके वकील को एक तरह से कहा जाए कि दबते थे उससे। तो उन्होंने मेरा नाम दे दिया, मुझे बुलाया, मैं चला गया। तो वहाँ काफ़ी बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स में शामिल रहा, कोर्ट वगैरह भी गया। लेकिन उसका मामला भी बिल्कुल ऐसा ही था कि उम्मीद नहीं थी कि ये बाहर आएगा या खैर वो अपनी मौत ही मर गया। और तीसरा संजय दत्त के साथ आपका सामना कैसे? संजय दत्त का मामला, संजय दत्त, वो सुनील दत्त साहब, एक बात मैं ज़रूर कहता हूँ जब भी वो जिक्र आता है कि सुनील दत्त बहुत अच्छा आदमी था। एज ए मैन, बैसियत इंसान के, वो बहुत अच्छा इंसान था। और उस वक्त वो राज्यसभा का मेंबर था जिस वक्त संजय जेल में था। तो यहाँ पृथ्वीराज लेन में एक बंगले में वो रहते थे। तो उनके पीए का फ़ोन आया और उससे कहा कि दत्त साहब बात करना चाहते हैं। तो मैं समझा ही नहीं कौन सा दत्त। तो मैंने कहा भाई पूरा नाम बताइए। तो उनका सुनील दत्त, मेंबर राज्यसभा। उसने ये नहीं कहा फिल्म एक्टर। मैंने कहा अच्छा। तो उसका फ़ोन आया, उसने कहा रहमान साहब आपसे मुलाकात करनी है और कहाँ आऊँ बताइए। इतना अच्छा आदमी था। अरे मैंने कहा भाई कहाँ, आप कहाँ रहते हैं? मैं संडे था। मैंने कहा नहीं ऐसा मत कीजिए, यहाँ मुसीबत हो जाएगी मेरी। तो मैं, आप कहाँ हैं मुझे बताइए, मैं आता हूँ। तो बताया कि मैं पृथ्वीराज लेन ऐसा सब। तो मैं वहाँ गया तो बाहर एक ड्राइवर, कुछ गार्ड वार्ड थे, अंदर कोई सर्वेंट या मेड वगैरह नहीं थी। शख्स ने खुद मेरे लिए चाय बनाई, बिस्किट लाया, ये वो। मैंने मना भी किया कि नहीं 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 आप, इस तरह से उन्होंने मुझे एंगेज किया। और वो भी सुन लीजिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है कि राम जेठमलानी ने, फिर मैं बॉम्बे गया, उन्होंने कहा कि आप जहाँ कहें, आप अलग रहना चाहें तो फ्लैट, होटल में रहना चाहें होटल, ये वो। मतलब बहुत अच्छा आदमी था। तो उन्होंने ये मशवरा दिया राम जेठमलानी ने। अब वो क्यों दिया था, मेरे उनसे बड़े फ्रेंडली रिलेशंस थे। मैंने तो उनसे साफ कहा, बाद में भी कहा कि संजय को आपने जेल में रखा इतने अरसे तक। तो बस वो हंसते थे। उनके मशवरे पर मैं इसके अगेंस्ट था। अच्छा। कन्फेशनल स्टेटमेंट दिलवा दिया उन्होंने। उस वक्त जो बड़ा सख्त कानून था, टाटा में अरेस्ट हुए थे वो। कन्फेशनल स्टेटमेंट पर इन्होंने ये कहा कि इसमें कोर्ट से ये कंसेशन मिलेगा, वो कंसेशन मिलेगा। मैंने कहा ये ज़मानत भी नहीं होगी कन्फेशन। वही हुआ। उसके बाद वो किस तरह ज़मानत हुई वो तो बस अलग ही मामला है।
लेकिन संजय दत्त का मामला, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, वो अर्ली एज में ड्रग्स वगैरह में फंस गया था, ये तो सभी जानते हैं। और सुनील दत्त के तो उस वक्त यूएस प्रेसिडेंट तक से ताल्लुकात थे, उसको रिहेबिलिटेशन में रखवाया, कैसे कैसे उसका ड्रग्स से निकाला, उसको बहुत डीपली वो ड्रग्स में चला गया था ये संजय दत्त। और मैं ये समझता हूँ कि आज भी उसके ब्रेन पर वो पूरी तरह से गए नहीं है वो असरात। बहुत ही क्रेडुलस किस्म का आदमी है, कोई कुछ भी कह देता है, यकीन कर लेता है। तो उसके पता नहीं क्यों उसको ये शौक था हथियारों का। उसने कभी कोई क्राइम नहीं किया, उसने आज तक एक भी गोली नहीं चलाई होगी, लेकिन उसको शौक था पिस्टल और फलां और AK-57 भला बताइए। तो वो दाऊद के गैंग का, बल्कि उसके भाई का, अनीस का मामला था, उसने उसको वो दे दी, उन्होंने शौक में आगे रख ली। और फिर शायद उन्हीं के गैंग में से उन्हीं लोगों के साथ संपर्क भी बना हुआ था, दुबई में अपना बैठा। तो वो हालात में फंस गया वो। तो ही वॉज ए विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस। खुद वो कोई क्रिमिनल प्रवृत्ति का आदमी नहीं है। नहीं, लेकिन ये तो बड़ा मुश्किल होता है कि चीज़ों को इस तरह से मैं अपने दोस्त कौन बनाता हूँ, ये भी तो मेरे ऊपर तय है ना। हाँ, लेकिन मैंने कहा ना कि वो मेंटली पूरी तरह डेवलप्ड नहीं था, यूँ कह लीजिए। उस वक्त वो ड्रग्स की वजह से उसका दिमाग बच्चे जैसा दिमाग था। और अब भी मैं नहीं समझता कि उसका इतना ज़्यादा मैच्योर दिमाग है जो इस एज के आदमी का होना चाहिए था या होता। वो असर बाकी रहता है उम्र भर। वो तो खैर हम उस ज़माने को देखते हैं तो क्राइम तब भी उतना ही अट्रैक्शन, जो उसमें एक खास तरह का चुंबक था। आज भी क्राइम में, क्राइम फिक्शन को लेकर लोग हमेशा उस तरीके से ही सोचते रहते हैं, ये जो मिस्ट्री क्या है इसकी, कि काले सच के भीतर आदमी जाना चाहता है। देखिए, ऐसा है कि एडवेंचर इंसान की फितरत में है। क्राइम पढ़ के या क्राइम देख के, यानी विजुअल स्टोरीज देख के, फिक्शन देख के, फिल्म देख के कोई क्रिमिनल बन सकता है? बनते हैं भाई, कैसी बात कर रहे हैं आप, बनते हैं। इंडिया में खुद कई पता नहीं कितने इंसिडेंट्स ऐसे हो चुके हैं कि वो चीज़ उन्होंने फिल्म में देखी और उसी को, क्योंकि कई लोग उसको मना करते हैं ना कि भाई नहीं ऐसा नहीं होता। नहीं वो गलत कहते हैं। तो आपको पूरी एक इंसान की साइकोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी दोनों की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप ऐसा रिजल्ट निकाल सकते हैं। ऐसे थोड़ी कोई कॉमन आदमी कह देगा ऐसा होता है या ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये फैक्ट है कि ऐसा होता है। और ये भी याद रखिए कि फिल्म इंसान के जहन पर, उसके दिमाग पर, इवन उसके व्यक्तित्व पर जितना असर डालती है, कोई दूसरी चीज़ नहीं डालती, किताब या फिल्म। और फिल्म क्योंकि एक ईजियर, ज़्यादा आसान मीडियम है किताब से। किताब तो फिर भी पढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, फिल्म तो बस आप आराम से बैठे और एंजॉय करते रहिए, देखते रहिए क्या हो रहा है। क्राइम को एंजॉय क्यों करते हैं? क्राइम, देखिए, ये थ्योरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि कोई आदमी जो क्रिमिनल बन गया, वो क्रिमिनल बना क्यों। इसमें सिर्फ हालात ही नहीं होती, क्रिमिनल वो एक प्रवृत्ति तो होती है, जो हार्डेंड क्रिमिनल जिनको हम कहते हैं कि ये ठीक नहीं हो सकते हैं, हार्डेंड क्रिमिनल, उसमें बहुत सारी बातें हैं। उसमें पैसा भी है, उसमें वायलेंस, कुछ लोगों में वायलेंस की स्ट्रीक होती है। जैसे एक आदमी है, उसको आप थप्पड़ मार दें तो वो प्रोटेस्ट करेगा कि भाई आपको शर्म नहीं आती, आपने क्यों हाथ उठाया मुझ पर। एक आदमी है जो थप्पड़ के बाद जवाब में घूंसा मार देगा आपको। ये चीज़ जो है इंसान के कैरेक्टर में, ये तय करती है कि उसकी लाइफ किस तरह मोल्ड होगी, कैसे गुजरेगी, या उसकी और कुछ। भाई देखिए, क्रिमिनोलॉजी तो ये भी बताती है कि एक्चुअल क्राइम ना भी करे तो भी कुछ लोगों की थिंकिंग क्रिमिनल होती है, यानी वो क्रिमिनल ही होते हैं, किया नहीं होता उन्होंने उस वक्त तक कुछ, लेकिन अगर उन्हें मौका मिल जाए तो वो कोई भी क्राइम कर सकते हैं। आप बैंक मैनेजर्स को देखिए, हज़ारों हैं बैंक मैनेजर, लेकिन कोई बैंक मैनेजर ऐसा होता है कि जो करोड़ों का फ्रॉड करके या गबन करके भाग जाता है, या, लेकिन ये फैक्ट है कि क्रिमिनल्स की तरफ कुछ, और सब नहीं, लेकिन कुछ खास किस्म की औरतें क्रिमिनल्स के लिए अट्रैक्शन, यानी उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। एक तो ये बात है। लेकिन जो बात आप कह रहे थे, वो क्राइम की तरफ जो रुचि है इंसान की, वो उसके एडवेंचर की वजह से है। और अब क्रिमिनोलॉजिस्ट इस बात पर डिवाइडेड है कि क्या क्रिमिनल पैदा होता है, यानी कुछ ऐसे लोग जो पैदा होते ही
यानी जिनके अंदर हाँ, कुछ लोग कहते हैं भाई गरीबी की वजह से दूसरी परेशानी चीज़ है। परिस्थितियों की वजह से हुए, लेकिन होता क्या है कि सारे गरीब तो क्रिमिनल नहीं हो जाते। वो दूसरी चीज़ है। एक देखिए, एक तो एक स्कूल ऐसा है साइकोलॉजिस्ट क्रिमिनोलॉजिस्ट का जो ये कहता है कि आदमी जुर्म के रुझान यानी क्रिमिनल क्राइम की रुचि या इंक्लिनेशन या झुकाव क्राइम की तरफ लेकर पैदा होता है। दूसरी ये कहते हैं, दूसरा स्कूल जो है साइकोलॉजी का, मैन इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ हिज सर्कमस्टांसेस। आदमी अपने हालात की पैदावार है, जिस किस्म के हालात में वो पला बड़ा है उसके मुताबिक उसकी पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व बनता बन है। जाता है। और ये जो बात आप कह रहे हैं ये एक थर्ड कैटेगरी है कि कोई आदमी बगावत करे, समाज से बागी हो जाए कि एक आदमी इतना अमीर है, एक आदमी इतना गरीब है, मेरे साथ ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, और उस बगावत के जज्बे ने उसको क्रिमिनल बना दिया या ज़रूरत ने उसको क्रिमिनल बना दिया। वो एक कैटेगरी ही बिल्कुल अलग है। तो और इस तरह के जो लोग हैं उनमें रिफॉर्मेशन के चांसेस, पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं कि उनकी अगर ज़रूरत पूरी हो जाए तो फिर वो दूसरा क्राइम नहीं करते, ये है। लेकिन ये इस बात पर सब एग्रीड हैं लोग कि इंसान की अभी नेचर में हाल के दिनों में तो ऐसा लगता है, लोग कहते हैं कि विलन और हीरो एक्सचेंज कर रहे हैं आपस में रोल। उसकी वजह यह है कि विलन को जिस तरह से पेश किया जा रहा है अब किताबों में भी फिल्मों में भी, कि विलन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी नॉर्मल आदमी से ऊपर की चीज़ है। यानी यूं कह लीजिए कि विलन को हीरोआइज कर दिया है फिल्मों ने भी और राइटर्स ने भी। और उस हीरोआइजेशन का जस्टिफिकेशन वो इस तरह से देते हैं कि देखिए इसके साथ ये हुआ था दरअसल जिसने इसको क्रिमिनल बना दिया, वरना कितना अच्छा आदमी है। जस्टिफिकेशन डाल देते, जस्टिफिकेशन डाल, कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी है और ये ना होता क्रिमिनल अगर ये ना होता वगैरह। तो उसने विलन के कैरेक्टर को हीरोआइज कर दिया है टू सम एक्सटेंट। और अब तो मैं देखता हूँ कुछ किताबें ऐसी आती हैं, कुछ फिल्में ऐसी बनती हैं कि जिनमें सेंट्रल कैरेक्टर होता है विलन। होता है। आपको सारे क्रिमिनल जब मिलते हैं तो आप उनके बचाव में जाते हैं जी। तो क्रिमिनल के बचाव में जाना कैसा लगता है? नहीं, ये तो कानून है, इसमें आपका कोई आपकी अच्छाई और बुराई शामिल थोड़ी है इसमें। हमारे यहाँ जो कानून है, हमारे यहाँ इसलिए कह रहा हूँ कि दुनिया में डिफरेंट तरीके हैं और कानून डिफरेंट हैं। हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो ब्रिटिश सिस्टम है हर तरह से। तो कानून ये कहता है कि प्रोसिक्यूशन जो है वो आपको, एक आदमी अरेस्ट हो गया, उस पर एक इल्ज़ाम है, प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है कि वो उस इल्ज़ाम को साबित करे टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी। जो डिफेंस लॉयर है उसकी ये ड्यूटी है कि वो उसको बचाने की कोशिश करे टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, ताकि जज के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो और सच सामने आ जाए। आपको पता हो कि ये क्राइम तो इसने किया है, ऐसा कभी हुआ है? आपको हाँ, लगता है कि ये क्रिमिनल तो है? ये पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, वो बता देता है। अगर वो नहीं बताएगा तो हम उसको डिफेंड नहीं कर सकते। मैंने सिर्फ रेप के केस में डिफेंड नहीं किया है आज तक, सिवाय एक मर्तबा के। बैंक मैनेजर का बेटा था और उसको जब हालात सामने आए तो मुझे यकीन हो गया कि इसको वाकई इम्प्लिकेट किया है पुलिस ने। गैंग रेप था वो, बुद्धा गार्डन का, दिल्ली के बुद्धा जयंती पार्क का। और वहाँ फिर मैंने खुद इन्वेस्टिगेशन करके और पूरी चार्जशीट उसके अगेंस्ट जो थी वो झूठी साबित की। बच गया वो, बिल्कुल इनोसेंट था, उसने कुछ भी नहीं किया था। और उसमें जो विक्टिम इन्वॉल्व थी वो खुद एक प्रोस्टिट्यूट थी। ये केस था। अदरवाइज रेप का कोई केस मैं पढ़ता भी नहीं था, एक्सेप्ट नहीं करता था। मैं कह देता था भाई मैं रेप का केस नहीं लूँगा। मेरी अपनी 3 बेटियां हैं और मैं बेटी की और औरत की इज्जत मेरे दिल में बहुत ज़्यादा है। लेकिन हाँ, उसके अलावा बड़े बड़े ख़तरनाक क्रिमिनल्स को वही तो आपको कुछ याद आते हैं ऐसे? हाँ, नफीस नाम का क्रिमिनल था मुजफ्फरनगर का, पता नहीं कितने उसने मर्डर कर रखे थे और वो शुक्ला गैंग से मुताल्लिक भी था। तो उसको मैंने डिफेंड किया। और बॉम्बे के 2 केसेस थे, एक केस काफ़ी ख़तरनाक था, वो स्मगलिंग का मामला था, लेकिन वो भी बॉम्बे था। समहाउ उस ज़माने में ये समझा जाता था कि दिल्ली के वकील अच्छे होते हैं। अच्छा, बम्बई तक लोग, चंडीगढ़ तो आम, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में तो बहुत मैं गया हूँ, वहाँ से दिल्ली के ही वकील वहाँ थे भी नहीं। अब तो बहुत अच्छे क्रिमिनल लॉयर्स हैं वहाँ। आपने कभी किसी आपकी पैरवी की वजह से एक बहुत बड़ा क्रिमिनल छूट गया हो
और आपको लगा कि यार इसने क्राइम तो किया था लेकिन इसको मैंने छुड़वा ही दिया, ऐसा हुआ कभी मन में ऐसा एक अफसोस भी मर्डर आया? केस था, वो मैंने बरी कराया था और उसने अपनी बीवी का मर्डर किया था। मैं इसलिए नाम नहीं ले सकता कि वो अब भी आर्मी में है, इंडियन आर्मी में है। उसका बाप ब्रिगेडियर था, वो इंजीनियर था। तो वाइफ के मर्डर का केस था। पहले मैंने उसकी ज़मानत कराई, फिर उसको एक्विट भी करा लिया था, लेकिन मैं जानता था कि इसने किया है। मगर वो मैंने काफ़ी प्रेशर में लिया था वो केस को। वो सीनियर ऑफिसर्स थे, उन्होंने कहा कि ये आप ही कीजिए। तो वो एक्चुअली उसमें मोरालिटी इसलिए एंटर नहीं करती कि वो आप अपनी ड्यूटी समझकर कर रहे होते हैं। वहाँ मोरालिटी इस तरह से, हाँ कुछ पर जब आपको पता ही है सब कुछ, तो कभी कभी तो एक कॉन्शियस कभी आपको जिन दस्तक देता चीज़ों है? में हाँ नहीं करता है, क्यों नहीं करता? मैं भी इंसान हूँ, मैं जानता हूँ अच्छा और बुरा क्या है, करता है। इसीलिए कोई जो घिनौने किस्म के ऑफेंसेस होते हैं जिसमें रेप भी शामिल है, वो उससे मैं बहुत बचता था, बचता ही रहा। अब देखिए मर्डर, अब आपने बड़ा नाजुक सवाल कर लिया, लेकिन मर्डर में एक चीज़ ये भी याद रखिए कि अगर कोई आदमी मर्डर करता है और ख़ास तौर पर अपने किसी करीबी आदमी का अगर मर्डर करता है, तो फिर तो बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस होते हैं। वो यूं ही नहीं उठा के बैठे बैठे बीवी का मर्डर कर देगा कोई आदमी, रीजंस होते हैं कुछ। और कानून भी वो कंसेशन देता है, ये याद रखिए। किसी ने कुछ ऐसा कर दिया या कह दिया कि आप बहुत ज़्यादा जिससे प्रोवोक हो गए, उत्साहित हो गए और गुस्सा आ गया आपको, और उस जज्बे में, उस स्टेट ऑफ माइंड में आपने मर्डर कर दिया, तो उसको कंसेशन देता है कानून किसी हद तक। यानी अगर मैं अमेरिकन टर्म्स में कहूँ तो वो इट्स नॉट मर्डर इन द फर्स्ट डिग्री। लेकिन अगर वही काम, वही कमांडर नानावती वाली बात आ गई, उसने ये कहा था नानावती ने जाके उस अपने दोस्त से कहा कि यार मुझे पता सब कुछ चल गया है, मैं सिल्विया को तलाक दे देता हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। उसने उसके जवाब में कहा, डू यू एक्सपेक्ट मी टू मैरी एवरी वुमन आई स्लीप विद? जितनी औरतों के साथ मैं सोता हूँ शादी कर लूँ सबसे? अब सोचिए उसका क्या हाल हुआ होगा, जो दोस्ती में और बीवी की बेवफाई, बीवी ने मान लिया था कि हाँ मेरे हैं थे। लेकिन उसने क्या किया, अगर वो उसको उसी वक्त गोली मार देता तो उसको काफ़ी कंसेशन मिल जाता, वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की डेफिनेशन में आ जाता। वो चुपचाप वहाँ से निकला, नेवल स्टेशन पे गया, वेपन इशू कराया, उसको लेकर आया और तब जाके उसको गोली। तो वो तो प्री मेडिटेटेड मर्डर कहते हैं इसको, पहले से सोच समझ कर या प्लान करके। तो उसमें कंसेशन नहीं देता कानून कुछ भी। ये डिफरेंस है। आप अभी जासूसी नावल पढ़ते हैं? अब भी पढ़ता हूँ मैं, थ्रिलर्स बहुत पढ़ता हूँ। किसके थ्रिलर ज़्यादा पढ़ते हैं? विल्बर स्मिथ, बहुत सारे हैं खैर वैसे, फिर भी एक दो बताइए। विल्बर स्मिथ है, और आप पुराने क्लासिक्स में तो वही अपना आर्थर कॉनन डॉयल, इब्न सफी की तरह उसको दोहराते रहते हैं। अल स्टैनले गार्डनर भी पढ़ लेता हूँ, डेनिस व्हिटली, और बहुत सारे, पूरी लिस्ट कोई है। नावल है ऐसा जो जो बार बार याद रहता है और उसका कैरेक्टर याद रहता है? हाँ, कौन सा? एल्स्टर मैकलीन के बहुत मशहूर नावल, तो सारे नावल मैंने पढ़े हैं, उस पर फिल्में भी बनी हैं। वेयर ईगल्स डेयर एक नावल है, और गन्स ऑफ नेवरोन, उसके कैरेक्टर्स ऐसे हैं काबिल याद। तो समझो आप कोई जासूसी नावल लिख रहे हो तो कैसा लिखेंगे? अगर आपको मैं कहूँ कि आप इतना क्रिमिनोलॉजी जानते हैं, इतने क्रिमिनल से मिले हैं, तो एक नावल लिखिए, एक फिक्शन, एक ऐसा डिटेक्टिव फिक्शन लिखो या एस्पियोनेज, जो भी आपको ठीक लगता हो, जिस जोनरा में आप जाना चाहते हो, तो आप कैसा लिखेंगे और आपका हीरो कैसा हो? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया है आपने, इसलिए कि अभी रिसेंटली जब मैं इब्न सफ़ी नंबर की तैयारी कर रहा था तो मुझसे ये फरमाइश की गई, कुछ मेरी जो उर्दू की राइटिंग है थोड़ी सी मशहूर है जी, मैं अच्छी उर्दू लिखता हूँ जी। आप तो अंग्रेजी भी अच्छी लिखते हैं और आप तो अखबार में भी कुछ समय गए भी थे, जहाँ तक मुझे याद आता है। शुरू में जर्नलिज्म किया था क्योंकि मैंने तो हिंदुस्तान टाइम्स में कुछ दिन सर्विस की जी। लेकिन मैंने उर्दू हिंदी अखबारों के लिए या इनकलाब के लिए ख़ास तौर पर 400 450 आर्टिकल मेरे 8-9 साल तक मेरे पब्लिश होते रहे। तो हमारे जो उर्दू के प्रोफेसरान और राइटर्स हैं उन सब ने, मेरी एक कलेक्शन भी उसका छपा, उस पर प्रोफेसर अतीकुल्ला ने ये बात लिखी भी थी
कि हिंदुस्तान में मैं नहीं समझता कोई इनसे बेहतर उर्दू लिख सकता है। तो उर्दू मेरी ज़रा मशहूर है। हाँ, तो आप जो तो किताब, मैं हाँ, जब ये इब्न सफ़ी नंबर की तैयारी कर रहा था तो कई लोगों ने मुझसे एक फरमाइश की कि आप इब्न सफ़ी के किरदारों को लेकर एक नावल लिखिए, मगर वो मैंने लिखा नहीं है। खैर, तो आपको मैं लिखने को कहूँ तो आप कौन सा लिखना चाहेंगे? नहीं, अगर मैं अपना कोई कैरेक्टर क्रिएट करूं तो वो उस कैरेक्टर की खासियत क्या होगी, उस वो हीरो कैसा होगा? देखिए, वो बहुत रियलिस्टिक होगा, यानी उसमें सारी इंसानी कमजोरियां भी होंगी। वो औरतों से बात करेगा, औरत की ब्यूटी से मुतासिर भी होगा, लेकिन हमीद की तरह सिर्फ दोस्ती तक महदूद नहीं रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ वो बहुत हाईली ट्रेंड होगा इन्वेस्टिगेशन और डिटेक्शन में, और तमाम जो मॉडर्न गैजेट्स हैं और तमाम मॉडर्न चीज़ें हैं उन सब से पूरी तरह वाकिफ़ होगा, और अनएस्यूमिंग होगा। यानी कोई आदमी ये नहीं कह सकेगा कि ये आदमी बहुत बड़ा डिटेक्टिव है। हालांकि वो इमरान की तरह नहीं होगा कि चेहरे से वो बिल्कुल बेवकूफ़ लग रहा है, अहमक लग रहा है, ऐसा नहीं है। अच्छा खासा हैंडसम, गुड लुकिंग होगा। और इसके अलावा खैर और बहुत सारी वो टेक्निकल बातें हैं। तो इसका मतलब ये है ना कि आप तो वैसे भी उसको थोड़ा थोड़ा गुप्तचर, थोड़ा थोड़ा छलिया, हाँ, थोड़ा थोड़ा जी जी जी, यही कह लीजिए, बड़ा इन्वेस्टिगेटर, कुछ सब तकरीबन जेम्स बॉन्डिश। हाँ। लेकिन जेम्स बॉन्ड की तरह बहुत अनरियल नहीं, रियल लाइफ के करीब। यानी वो पीटेगा ही नहीं, कई बार वो पिट भी जाएगा बहुत बुरी तरह से। हाँ, उम्मीद करते हैं कि आप अपना जेम्स बॉन्ड जल्दी लिखेंगे और रियल लाइफ की तरह हम लोग देख पाएंगे। बहुत सारी अच्छी बातों के लिए बहुत शुक्रिया, और कुछ इन चीज़ों के लिए जिससे कि क्राइम की दुनिया पे रोशनी पड़ती है और उसके फिक्शन पे भी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू।